अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज मेरा दिल चाह रहा है ज़ोर ज़ोर से ना अम्मी 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 चीख के बुलाऊं। कभी कभार दिल चाहता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी जो माएँ हैं ना वो जादूगरनियाँ हैं। कोई भी चीज़ जो हमसे नहीं हो रही होती, कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं अम्मी कैसे कर लेती हैं। मैथ्स के सब में फंसे हुए अम्मी आके बैठेंगी और कुछ ना कुछ करके सॉल्व करवा देंगी। कोई चीज़ जो आपसे नहीं हो रही है, आपके कपड़ों में फंस गए हैं, आपके मेकअप में फंस गए हैं, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ यानी कि आपकी दोस्ती में कोई दरार आ गई है, आपकी अम्मी आपको समझाएंगी, आपको बिठाएंगी, आपको काम डाउन करेंगी। आपको गुस्सा आ रहा है, आप बीमार हैं, पता नहीं वो क्या करती हैं। उनके पास क्या अल्लाह ताला ने ऐसी पावर, ऐसी ताकत दी है कि वो एक जिनी की तरह बन जाती हैं कि आप जो ख्वाहिश यानी औलाद जो ख्वाहिश करता है या करती है, वो पता नहीं कुछ ना कुछ करके उसे पूरा कर देती हैं। लेकिन अगर मैं माँओं की बात करूँ ना, तो माँओं की ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की कनेक्शन होती है औलाद के साथ। और औलाद पैदा होने के बाद जो तो जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे माँ की जान औलाद में होती है। अब वो जो औलाद में जान है, तो अगर औलाद उदास है, औलाद परेशान है, तो माँ भी ऑलरेडी उसी कनेक्शन की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होगी। उसकी कोई ना कहीं पेन शुरू हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन फिर जब वो हिस्ट्री में जाएगी तो उसको पता लगेगा मैं अपने बच्चे की वजह से परेशान हूँ। हम जब बच्चा पैदा होता है, वो चल क्यों नहीं रहा, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो खा क्यों नहीं रहा, उसके पेट में दर्द है, हर वक्त अपनी औलाद का ही जिक्र करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। वो सो क्यों नहीं रहा, उसकी नींद क्यों कम होती है, दूसरे के बच्चे मोटे हैं, मेरा बच्चा पतला है, वो पढ़ाई में अच्छे नंबर क्यों नहीं लाता, उसका बच्चा तो बहुत अच्छे नंबर लाता है। क्या करूं, कैसे मेहनत करवाऊं, किस तरह याद कराऊं, ओह मारूं भी तो खुद रोने लगूं। ये है माँ। और माँ की परेशानियाँ कब्र तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो एक माँ है। कहते हैं ना, आप कुछ अरसे बाद सारे लोग ये गलत दिलासे देते हैं, अरे अभी 6 महीने की है ना बच्ची, बड़े होने दो, कुछ नहीं होगा। 2 साल की हो गई, अरे अभी 2 साल की है ना, चलने की, भागेगी, दौड़ेगी, गिरेगी, बड़े होने दो। 10 साल की हो गई, नहीं भाई मैथ्स में नंबर कम आ गए, फेल हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, कितना स्ट्रेस है। उसके बाद फिर जवान हो गई, फिर उसकी शादी की टेंशन, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चों की टेंशन, फिर उसके मियाँ ने कुछ कह दिया, उसकी सास ने कुछ कह दिया, तो टेंशन तो ख़त्म होती नहीं कब्र तक। कब्र में जाके जी वो यूं वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है। तो आज माँओं के साथ हैं हम, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं माँ को जादूगरनी, लेकिन काश माँ ये सोचती है काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि ये भी ज़िंदगी में सही हो जाए, वो भी ज़िंदगी में सही हो जाए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में काश मैं ऐसा कोई जादू कर दूँ, काश मैं उसको घोल के पिला दूँ, काश मैं उसका पेपर खुद जाके कर लूँ। ये काश 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 को हम कुछ रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की वजह से, रिसर्च की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं और वो जादू की तरह से लगती हैं। सो कुछ मैजिक स्पेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं, बस आप उनको फूकें और खुश हो जाएं। थोड़ी सी टेंशन तो दूर करूं आज सुबह आपकी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि ये मैंने बताया है कि प्रोग्राम है हमारी जादूगरनियों के लिए, वो जादूगरनियाँ जिन्हें हम माँ कहते हैं, और सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता वो मेरी माँ से हो सकता है। तो है ना आप जादूगरनियाँ? आइए आपके जादुओं में इजाफा करते हैं, आपको मैजिक स्पेल सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने बस में कैसे करें। यही तो होता है, उनको खाना खिलाने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है, उनको पढ़ाने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है, उनको बुरी चीज़ों से रोकने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही आपके बस में उनको किया होता है, लेकिन बस थोड़े से मैजिक स्पेल्स की ज़रूरत है, और वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइंस देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राबिया रिजवान है एक तरफ, जो कि खुद एक माँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो कोई ना कोई जादू का स्पेल आपसे भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सना खान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
पेरेंटिंग कोच हैं साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे तो ये खुद छोटी सी एक बच्ची थी, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी बातें करने और हमें बड़ी बड़ी जादू सिखाने आई हैं आज हमारे शो। कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ है महविश रफ़त, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से, और ऑब्वियसली टीचर्स का आधी से ज़्यादा तरबियत उनकी भी होती है हमारे बच्चों के ज़िंदगियों में, ज़ाहिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो बेसिकली आज हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से हम हर वक्त ही सीख रहे होते हैं, चाहे हमारे कितने भी एज के बच्चे हो जाए, और बहुत जिद्दत भी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और द थिंग इज, अब आप जब माँ बनते हैं तो आपका भी एक लर्निंग प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। हाँ। तो आप बच्चों को सिखाने के साथ साथ आप भी सीख रहे होते हैं। तो आपसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो ट्रायल एंड एरर वाला जो चल रहा होता है। अब जो फॉर इंस्टेंस मेरे 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे में जो मैंने सीखा वो सेकंड में मैंने और अच्छे से अप्लाई किया, फिर उसके बाद थर्ड में शायद मैंने और अप्लाई किया, और बहुत सी चीज़ें मैं लीनियंसी की तरफ भी चली गई। कि वो शुरू से मेरी अम्मा कहती थी कि पहला वाला अगर उसको सही कर दो ना, तो वो दूसरे वाले बाकी के भी जो है ना वो निकलते हैं उसी ट्रैक पे। ये वाकई सबको कहाँ सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। मतलब मेरे बड़े वाले पे मैंने बहुत मेहनत की, तो वो ऑटोमेटिकली एक चेन बनी, और उसके बाद वो फिर सेकेंड और फिर थर्ड जो है ना वो उसी ट्रैक पे निकले अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेसिकली लगता ये है कि आप थर्ड वाले पे मेहनत नहीं करें, लेकिन होता ये है कि पहले वाले में आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको जब कोई चीज़ आती नहीं है तो आपको लगता है आपने उस पर ज़्यादा मेहनत की। थर्ड वाले में ना आप थोड़े रिलैक्स, क्योंकि मेरे भी 3 हैं, थर्ड वाले में आप चिल हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप चिल हो जाते हैं, और वो जो आपने पहले में मेहनत की होती है वो आपको लग ही नहीं रही होती कि वो कोई मेहनत है, ये चक्कर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी, अगर मैं आपसे पूछूँ सना, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि लाइक अगर आपके अलग अलग एरा में बच्चे हुए हैं, 20s 30s, किसी के 40s में भी हो जाते हैं, सो क्या माँ बाप की पेरेंटिंग में भी फ़र्क आता है इसमें? सो जैसे आपके 4 बच्चों 4 के 4 बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं। कभी भी एज अ चाइल्ड बच्चा पेरेंट को वैसे एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता जैसे पहले बच्चे ने एक्सपीरियंस किया। तो आप वो पेरेंट होते ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका एक्सपीरियंस बदल रहा होता है, आप एज अ पर्सन चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे होते हैं। हम वो इंसान ही नहीं होते जो दूसरे बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होता है या तीसरे बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो नो टू होम्स आर सेम, नो टू पेरेंट्स आर द सेम। हर बच्चा अपनी हिसाब से उसको एक्सपीरियंस करता है। एक ही एक्सपीरियंस अगर मुझे पिंक लग रहा है और आपको डार्क पिंक लग रहा है, यह हमारी अपनी रियलिटी है, इंटरनल रियलिटी। और बच्चे भी कुछ यूनिक ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं। तो जो एक जनरलाइज किया जाता है ना जनरली कि ओ ये है क्या पेरेंटिंग का, और दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज पेरेंटिंग डजंट कम विद अ मैनुअल। कोई मैनुअल नहीं है पेरेंटिंग की। मगर हैविंग सेड दैट, हर बच्चा डिफरेंट है, तो आपकी हर बच्चे को डिफरेंट पेरेंटिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आपके 3। आई ऑल्सो हैव 3 किड्स, और मेरे बच्चों के बहुत एज गैप्स हैं। पहला अगर 23 में हुआ है तो आखिरी वाला 38 में हुआ। सो डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लाइफ, बट माई डिफरेंट ग्रोथ एज वेल, डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारे जो अनमेट नीड्स होती हैं ना हमारे चाइल्डहुड से, हमें अपने बच्चों को वही देना होता है। हमें समझ ही नहीं आता, उससे आगे और बाहर हम ना समझ सकते हैं ना देख सकते हैं, बिकॉज वही हमने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई, पहले हम सुनते थे सक्सेसफुल हो जाओ, पैसे कमा लो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, वेरी कॉमन थिंग। अब न्यू पेरेंटिंग इज़ आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी। बहुत कॉमन चीज़ है। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस खुद एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ अचीवमेंट्स, ऑफ इमोशंस। और हैप्पीनेस भी हर वक्त नहीं रहती है। यू नो, दे कैन बी हैप्पी, बट कितने बच्चे जो जनरली हैप्पी हैं, दैट्स एक ये बिल्कुल इतनी एबनॉर्मल चीज़ है टू टारगेट कि यू नो आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी। यू नो, यू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट, make your child, help them, and not just make, just support them. And you know, हम सिर्फ एक facilitators हैं. They have come through us, they don't belong to us. Yes. And we're just as facilitators, guiding sources, कि हम अपनी कैपेसिटी में जितना अपने ऊपर काम करेंगे कि भाई मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ। कितनी दफ़ा लोग कहते हैं
कि हम जब गुस्से में चीखते हैं वही सेम जुमले और वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारी अम्मा ने हमें किए होते थे। सही है। और टाइम पे फील होने लगा था मुझे कि मैं अपनी अम्मा बनती जा रही हूँ। हाँ मुझे भी अब होने लगा है। नेचुरल। इसी तरह मैं अम्मी चिढ़ती थी कि वो चीख रही है और मैं जब चीख रही होती तो मेरे एकदम दिमाग में आता है ओ माय गॉड, बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग ना कि आपको उस वर्ड की तकलीफ बॉडी में स्टोर्ड है। तो जब बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर शो करता है जिससे आपकी तकलीफ ट्रिगर हुई, ऑटोमेटिकली आप उस बैकवर्ड चले जाते हैं उस एक्सपीरियंस में जो आपने सुना होता है जिससे आपको तकलीफ हुई होती है, तो आप तकलीफ से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तकलीफ से बच्चे की तकलीफ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वहाँ क्लैशेस होते हैं। दैट इज़ वाई जब बच्चे टीनेजर्स बनते हैं तो हमें लगता है कि अब इससे बदतमीज़ और इससे बड़ा रिबेलियस बच्चा तो है ही नहीं, और पहले तो ये ऐसा था अब तो ये ऐसा हो गया। बट द थिंग इज़ कि पहली दफ़ा तो उसको ऑटोनॉमी मिली है, अब तो उसके हार्मोन्स किक कर रहे हैं, अब तो वो प्रैक्टिस कर सकता है थोड़ा बहुत एडल्ट। तो जो आपने अर्ली कहते हैं ना 0 to 7 आर द इम्प्रिंटिंग ईयर्स, मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ डिज़ाइन इन द फर्स्ट 7 years। तो जो भी आप करना चाहते हो ना अपने ऊपर काम करो, अपने टैंट्रम्स पे, अपने गुस्से पे, अपनी हेल्थ पे, अपने ऊपर काम करो, एंड दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। अच्छा अगर करें आपकी बात करें राबिया, तो आप कहती हैं अवॉइड लेबल्स। हाँ, अवॉइड लेबल्स एज इन हमारे पास जैसे बहुत होता है ना, तो स्लो है, यू आर क्लमजी, कुछ भी नाम दे देते हैं छूटते ही फौरन। हाँ। तो मुझे होता है कि वो बहुत पता है दिमाग में सबसे पहले माँ बाप ही शुरू करते हैं। माँ बाप ही शुरू अगर उनके 3 बच्चे तो वो बोल देंगे ये जो है ना ये एक्टिव है, हाँ, ये क्लमजी है, एग्जैक्टली, ये तो सोतू है, और ये तो खाना ही खाता रहता तो है। वो या आप खाने उनकी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करके उन पे एक प्रोजेक्शन कर देते हो। हाँ। और वो चीज़ उनके एक तो ये होता है या तो बच्चा रेबेल हो जाएगा कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, या फिर बच्चा होता है ठीक है मैं हूँ ना तो मैं यही करूँगा। हाँ। अगर मैं क्लमजी हूँ तो हाँ ठीक है मुझसे तो गिरता ही रहता है, आई एम क्लमजी। हाँ। तो ये जो लेबलिंग जो हम कर देते हैं ना बड़ी आसानी से, तो और अगर हाई अचीवर बच्चा है तो वो भी हम एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा देते हैं, ये तो हमेशा A+ ग्रेड्स लेके आता है। अब वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डर भी आ जाएगा कि अगर मैं A+ से A पर भी आया तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मैं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो हाई अचीवर हूँ। तो अवॉइड लेबल्स, यही कि आप इतनी लेबलिंग ना करें बच्चों पे, और उनको थोड़ा स्पेस दें, ब्रीदर दें, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड आप करेंगे, माहौल से उनको कॉन्फिडेंस देंगे। तो अगर कोई बच्चा बचपन में थोड़ा बहुत कुछ गिरा भी देता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, वो सीखने के उस पर है, बड़े होके नहीं करेगा वो। ऑर्गेनाइजिंग शायद वो बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र निकले, उसका सामान बहुत अच्छे से वो अपना रखे। अगर बचपन में बोल बोल के आप उसको इतना दिमाग में डाल देंगे एक बार, तो वो शायद उस तरफ वो जाए भी ना कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं इससे कुछ बेहतर मैं कर भी नहीं सकता। बिल्कुल। मैं ना यहाँ पे अलग अलग माएँ हैं जिनके बच्चों के वो जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं जो सबके ही होते हैं। सो वो आएंगी यहाँ, प्रॉब्लम्स पूछेंगी, और जो जादू के स्पेल्स आपके पास हैं उनको बता दें ताकि सब उससे फ़ायदा उठा सकें। माँ जबीन हमारे साथ हैं, माँ जबीन को भेजिए ताकि पता लगे। इस माँ जबीन जब तक बैठ रही हैं, एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि माशाल्लाह बला जब 11 साल के हो गए और वो अलग नहीं सोते, वो अभी तक हमारे साथ सोते हैं। बहुत कोशिश की, उनका कमरा बना दिया, उनकी पसंद की चीज़ें सेट कर दी, कमरा बिल्कुल हमारे कमरे के बराबर है, मगर वो पहले तो अच्छा आज वीकेंड पे सो जाऊं, दोबारा 2-3 रातें अपने कमरे में सोए, फिर आधी रात को उठ के आ जाते थे। आपके कमरे में वीकेंड पे सो जाऊं, अच्छा वीकेंड पे सो गए तो फिर अगले दिन वो गए ही नहीं अपने कमरे में। तो 11 साल के बच्चा हो गया, लेकिन तीसरा है, मगर उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अलग करूं भी या नहीं, समझ नहीं आ रही क्या। वो वैसे जब सोता है तो बीच में सोता है बेड पे, या मैट्रेस पे सोता है, बीच में सोता है। अभी मैट्रेस डालना शुरू किया है मैंने। और कभी नोटिस किया है कि जब वो बीच में सो रहा है तो कभी बच्चे पाँव से टच करते हैं, कभी हाथ टच करते हैं। इज देयर सम टच दैट ही इज डूइंग, या वो अपना तो लिपट के सोता है मुझसे, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाता है तो मैं ही फिर उसे हग कर रही होती हूँ, वो तो फिर सो रहा होता है। एक तो पता है ये बहुत बड़ा मिथ है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ को स्लीपिंग। मुझे लगता है कि फर्स्ट स्पेसिफिकली पहले 5, 6, 7 साल तक बच्चे शुड स्लीप विद यू। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपके नर्वस सिस्टम में फियर या कोई भी ऐसा एंजाइटी या स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल कि पेरेंट्स को टच से या फील से या सपोर्ट से बच्चा एकदम रेगुलेट हो जाता है। उससे होता ये है कि जब बच्चा ट्रिगर हो रहा है फियर से या किसी भी चीज़ से, तो ब्रेन में कोर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बॉडी इज़ डिज़ाइन फॉर परफेक्ट हेल्थ, तो बॉडी क्या करती है, उस कोर्टिसोल के रश को रोकने के लिए
अपना इंटरनल मैकेनिज़्म यूज़ करने की कोशिश करती है, मगर अगर बहुत देर तक कोर्टिसोल रिलीज़ होता रहता है ब्रेन से, स्ट्रेस की वजह से या डर की वजह से, फियर की वजह से, इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। सो जब बच्चे साथ सो रहे होते हैं और उनको कभी डर लग रहा है या ख्वाब आ रहे हैं ऐसे कुछ, एज सुन एज बच्चा फ़ौरन अपने आप को टच कर सकता है, दे कैन ईजिली रेगुलेट और वो कोर्टिसोल रश रुक जाता है बॉडी में। नाउ हैविंग सेड दैट, उसमें होता है कि बच्चों को रेगुलेशन पता होता है कि यू नो दे कैन फील सेफ्टी व्हेन दे वांट टू बी सेफ। दैट इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। जब बच्चे एंड चिल्ड्रेन आर बॉर्न टू अटैच, नेचुरल डिज़ायर है टू टच, टू फील। आपको पता है बच्चे की पैदा होते वक्त इवन खाना, भूख, हमें लगता है ना प्राइमल नीड्स आर शेल्टर, फूड एंड हाइजीन, दैट्स नॉट ट्रू। उससे पहले बच्चे को लव, being valued and to belong, 3 basic needs होती हैं, and that is what they get through love, touch, and just that one touch के you know हाथ सहला देना, आप देखो कोई आपको यूं कर देता है एकदम, it has like a very strong support, क्योंकि आप तो सब regulated हो ना, और हम सब energetic bodies हैं, made of atoms and cells, so the moment you touch or they touch you, उसे फ़ौरन बच्चा अपने आप को regulate कर लेता है। A lot of times ये जो आजकल एक देखा जा रहा है prolonged eating, sleeping habits with parents, it's also because of excessive gaming, excessive screen time। से उससे हो ये रहा है कि body is overstimulated, brain is overstimulated। जब वो अकेले सो भी रहे हैं तो उनको इतने आइडियाज़ आ रहे हैं, इतने एक्स्ट्रा ख्वाब आ रहे हैं, पता नहीं उनका ब्रेन रुक नहीं पा रहा है, और जब उनका ब्रेन रुक नहीं पा रहा है, उनको रेगुलेट करना आ नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, दे टेक एक्सटर्नल सपोर्ट to regulate themselves, that they will be able to see। तो वो एक ब्रेन ने एक पिक्चर बना लिया कि अम्मा अब्बा के साथ मुझे वो सपोर्ट मिलेगी तो ये रेगुलेट कर लेंगे। तो वो रेगुलेशन अगर आप बच्चे को सिखा दें, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट स्लीपिंग। कैसे सिखाएं रेगुलेशन? तो आप बच्चे को कभी कभी ट्रांजिशन ब्लैंकेट या ट्रांजिशन टॉय या कोई ऐसी चीज़ या पिलो या स्टफ टॉय या कोई एनीथिंग दैट दे कैन रेगुलेट विद, एंड उसको थोड़ा सा, जैसे अब 11 years old है, सो यू कैन स्लाइटली रेगुलेट हिम विद, जैसे कि कोई अगर कोई सेफ हाउस हेल्प है या कुछ है, और यू कैन पुट हिम टू स्लीप देयर एंड देन यू कम बैक, बट डोंट लाई टू हिम। बोलो कि जब तुम डीप स्लीप में चले जाओगे, दरवाज़ा खुला होगा, यू कैन कम, इट्स सेफ, नथिंग इज़ हैपनिंग। ये बच्चे के दिमाग में रजिस्टर करें कि इट इज़ ओके, यू विल बी सेफ, और कोशिश करें कि उसके सोने से 1 घंटा पहले तक वो स्क्रीन नहीं देखे। ऑटोमेटिकली यू विल नोटिस कि उसको रेगुलेशन आ जाएगी, थोड़ी सी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन। अभी तो 3 वीक से उसकी स्क्रीन टाइम है ही नहीं, मैं उसको एक्टिविटीज़ चेंज की हैं, लेकिन वही मुझे समझ नहीं आ रही कि शावर रात में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं रात अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले अ लॉट ऑफ टाइम्स हॉट शावर एट नाइट बहुत रेगुलेशन में, नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो लिटिल थिंग्स, एंड यू नो ऑफ द स्क्रीन आई गाइड यू लाइक, और थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो आप ट्वीक करके, एंड दिस इज़ वेरी मैनेजेबल। सो इट्स नॉट समथिंग के गलत किया है मैंने, इट्स एक्चुअली समथिंग दैट यू गिवन एज अ गिफ्ट टू हिम बाय को स्लीपिंग। हाँ, ओके, सही है। जी माजबीन, आप क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे। मेरी 2 बेटियाँ हैं। अच्छा। एक 6 साल की है और एक माशाल्लाह से 3 साल की है। लेकिन जो 3 साल वाली बच्ची है ना मेरी, शी नेम इज़ जैनब, जब तक उसको हम मोबाइल नहीं देते वो खाना नहीं खाती। अच्छा। मेरा अपना खुद का छोटा सा ऑनलाइन बिज़नेस है, तो मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लेडी से कनेक्ट होना पड़ता है, मुझे आंसर करना पड़ता है। अब उस वजह से उसको देख के वो खाना नहीं खाती है उस वक्त तक, जब तक मैं उसके हाथ में मोबाइल नहीं दे देती। उसका मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला हुआ कि जो मेरी 6 साल की बेटी है, वो कहती है आपने उसे मोबाइल दिया है तो आप मुझे भी मोबाइल दें, मैं तब खाना खाऊंगी। अब दोनों को एक वक्त में मोबाइल देना और दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाना, और फिर मुझे ज़ाहिर है अपना काम भी देखना है, मुझे घर भी देखना है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो जो एक 6 की और दूसरी बड़ी वाली कितनी है? 6 साल की है। नहीं, एक 6 की, दूसरी 3 साल की है। दूसरी 3 की है, और 3 वाली जिद करी है कि मुझे भी मोबाइल दें। 3 वाली बच्ची जो है वो ही असल में उसको मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उसका, लेकिन वो 6 साल वाली बच्ची है तो स्कूल जाती है, स्कूल गोइंग है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ जिद इस वजह से करती है कि आपने छोटी को भी तो मोबाइल दिया है, आपने मुझे नहीं दिया, और फिर आप उसे मोबाइल दे के अपने हाथ से खाना खिला रही हैं, तो मुझे भी अपने हाथ से खाना खिलाएं। अब बैक वक्त दोनों बच्चों को बिठाना और फिर मोबाइल, अब वो मोबाइल लेके खाना जहाँ 10 मिनट में खाना है उन्होंने,
उन्होंने आधा घंटा लगा देना है। सही है ये तो। अब उस आधे घंटे में मुझे तो बहुत सारे काम देखने हैं। अच्छा, और फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अब मेरे मोबाइल में लेडीज़ के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, मुझे आंसर करना है, तो वो भी इरिटेटिंग है। हाँ, बच्चे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन मुस्तकिल बज रहा है, खाना खाना है, वो थोड़ा सा कभी कभी ना मेरे लिए भी इरिटेटिंग हो जाता है। हाँ, हाँ। कि मैंने हर चीज़ मैनेज करनी है और बच्चे हैं कि वो मोबाइल छोड़ते हैं। क्या करें भाई आप लोग? इसका तो मुझे भी कोई हल बताएं, क्योंकि ये अभी बस आपको मैजिक स्पेल बता रहे हैं। एक बात मैं यहाँ बोलूँगी कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर खाने का टाइम है बच्चों का, तो आपको भी अपना फ़ोन बंद करके साइड में रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्लाइंट का मैसेज आया है, आप 15 मिनट बाद अटेंड कर लीजिए। कॉल्स आ रही हैं 15 मिनट बाद। अच्छा, लेकिन एक बात है ना, ये इस चीज़ को नोट ही नहीं करती हैं। आपके खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, ये तो सबको ही पता होता है ना कि ये टाइम आपको खुद करना पड़ेगा। लंच का है, केटर ही मत करें। आपने एक टाइम सेट किया हुआ है भाई कि मैं रात 10 बजे तक केटर करूंगी अपने क्लाइंट्स को, उसके बाद देन नो, फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग करूंगी। नहीं, लेकिन अगर लंच दे रही है ना बच्चों को, ये हाँ, तो उस टाइम भी आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लंच टाइम है, डिनर टाइम है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन एक तो अब उनकी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी है कि मेरे लिए उससे मोबाइल लेना बहुत मुश्किल हो गया। वो खाना नहीं खाती है, मोबाइल रख दो साइड पे तो वो कहेगी ठीक है मैं खाना नहीं खा रही। तो वैसे मैं अगर आपको पर्सनल एग्जांपल से अपनी बताऊं तो हमारे घर में ना हमेशा जो लंच या डिनर टाइम रहा है ना, वो हमेशा कनेक्शन का टाइम रहा है। बिकॉज अगर मैं जॉब पे भी हूँ या मैं बिजी भी हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब भी ऐसी थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज नॉट अवेलेबल एट होम। तो बच्चियों को, मेरी भी 2 बेटियाँ, मैंने ही मतलब समझ लें एज सिंगल हैंडेडली भी आप करते हैं, हस्बैंड इज़ अवे फॉर वर्क। तो जब हम बैठे हैं ना खाना खाने, तो इट इज़ टाइम टू कनेक्ट विद ईच अदर। हम बात करेंगे, मैं उनसे पूछूंगी कि अच्छा हम, क्योंकि लंच होता है, आप स्कूल से बच्चों को पिक करके लेकर आते हैं, मैं साथ ही हमेशा, बिकॉज आई वाज वर्किंग, तो हम साथ आते थे। जब हम लंच टेबल पर बैठे हैं ना, तो फिर हम बात करते थे एक दूसरे से कि अच्छा आज पूरा दिन में सबसे ज़्यादा खुश आप क्यों, कब हुई, व्हाट मेड यू द हैप्पीएस्ट। फिर वो मुझे अपने स्कूल के बारे में बताएगी, मैं उसको बताऊंगी कि आज बहुत मुश्किल दिन था, आज एक बच्चा पूरा दिन मेरी क्लास में रोया है। फिर यू नो वी बट हाँ मामा, मेरी क्लास में भी एक बच्चा आज बहुत रो रहा था, वो बहुत नॉटी हो रहा था, फिर मैम ने उसको वो बोला। तो फॉर अस लंच एंड डिनर हैज़ ऑलवेज बीन यू नो बिल्डिंग कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम कुछ देख भी रहे हैं ना, हमने टीवी लगा लिया या फॉर एग्जांपल, तो वो हम सब ने साथ किया एंड वी केप्ट ऑन डिस्कसिंग कि अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवी लगा ली और हम लंच लेके बैठ गए, मैं उन्हें खिला रही हूँ, तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, अच्छा इसके बालों का कलर कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसके बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसकी मम्मा तो ऐसे इस तरह है, अच्छा इसकी कैट कितनी प्यारी है, वील ऑल्सो गेट अ कैट। तो यू नो इट इज़ अबाउट बिल्डिंग कनेक्शंस ऑल्सो। जो ये वाले टाइम्स होते हैं ना, खाना, लंच एंड डिनर्स, आपके ये छोटे बच्चों के साथ तो कनेक्टिविटी बिल्ड करने का भी टाइम। देम कि आपका दिन कैसा गुजरा, स्टार्ट टेलिंग देम हाउ योर डे, या आपके क्या चल रहा है, अपनी बातें शेयर करें, बच्चा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील होगा। बच्चे से जब सवाल करो तो नहीं जवाब देता कि मुझे सिर्फ इंटेरोगेशन हो रही है मेरी, अपना तो कोई कुछ नहीं बता रहा। तो पूछने के बजाय अगर आप अपने बारे में बताना शुरू कर दें, मैंने ये देखा था ऑनलाइन, मुझे ये अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए ये करें, हम लोग वीकेंड पे ये करेंगे। कि अगर हम ये कहें कि हमने आपके लिए कुछ पसंद किया है और उन्होंने, तो वो आप हमें दिखाएं, वो हमें तो आप टाल सकती हैं, आप टाल दें, हाँ मैं दिखाऊंगी, करेंगे। मतलब वैसे मैं सोच रही थी कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, अपने बारे में बताएं, कुछ अपने उसके बताएं कि भाई मेरी फ्रेंड्स ने ये कह दिया, या ये हो गया, या मैंने आज ये सोचा था किचन में ये पकाने के लिए, मैं जो है कुछ भी स्टोरी। अगर आदत हो जाए, जैसे कि इनके बच्चों को आदत हो गई है, मतलब अब मतलब बात कनेक्शन की बात तो तब होती है ना जब अब इनकी बच्चों को आदत हो गई है। आदत तो हम डालते हैं, आदत डालता कौन है? क्योंकि देखिए मसला आपको आ रहा है, ये उनका मसला है ही नहीं, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्रॉब्लम। जैसे अगर आप, बिकॉज मैं आई वर्क ऑल द टाइम विद पेरेंट्स, और कभी कभी आप एक प्रॉब्लम लेके आते हो जो एक्चुअली जेन्युइनली बच्चे का प्रॉब्लम होता है। जैसे बच्चा सो नहीं पा रहा, अकेले सो नहीं पा रहा, दैट्स अ वेरी चाइल्ड कंसर्न एंड द पेरेंट इज़ कंसर्न फॉर द चाइल्ड। अगर वो खाना नहीं खा रहा और आपका टाइम जा रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। और बच्चा 7 साल तक एक्सट्रीमली मोल्डेबल होता है, आप उसको जैसे मोल्ड करना चाहें, कोई भी हैबिट डेवलप होने में 40-42 डेज़ लगते हैं, ठीक है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, आपको ये डिसिप्लिन हम करवा नहीं सकते। दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता, दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरी एडवाइस नहीं देता, दुनिया का कोई माँ बाप नहीं बोलता कि बेटा तुम झूठ बोलो, चोरी करो, कोई नहीं बोलता। और दुनिया का कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए सेकंड बेस्ट चॉइस नहीं लेता लाइफ में, इट्स ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। तो आपने भी उसको जब फ़ोन दिया या उसको आदत डाली, ये दैट वाज द बेस्ट चॉइस दैट यू मेड, इट्स नॉट टू ब्लेम यू,
कि आपसे गलती हो गई, आपने अपने टाइम से अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया, बट अब आप स्ट्रगल कर रही हो इससे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप बातों से नहीं कर सकते, यू हैव टू रोल मॉडल इट। बच्चे कभी भी दूसरे के कहने से या माँ बाप के कहने से या बहन भाइयों के कहने से नहीं सीखते। इंसान की फितरत है, वो अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है और जो वो देखता है वही वो करता है। अगर आप सारा दिन फ़ोन पर हो, एक 3 साल का बच्चा ये नहीं समझ रहा कि आप अलाउड हो, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, बट मैं अलाउड नहीं हूँ। अगर आप खाने को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, वो भी नहीं देगा। और आप ये सोचो कि जब वो खाना खा रहा है, आपको पता है फूड इज़ समथिंग दैट हैज़ अ रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप होता है खाने से, चाय से, कॉफ़ी से। अगर बच्चा स्क्रीन देख रहा है और उसके बॉडी में, और स्पेसिफिकली जो आजकल रील्स का एक ट्रेंड शुरू हो गया, बच्चा रील्स देख रहा है, ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है, एक्सेसिव एड्रेनलिन और सब रिलीज़ हो रहा है आपके ब्रेन सिस्टम से और आपके मुंह में खाना जा रहा है। यू हैव नो आइडिया कि आपकी बॉडी में समझो शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है कॉन्स्टेंट, क्योंकि बॉडी को ना फिल होने की, आप उसको जितना मर्जी उस वक्त खिला दोगे वो खा लेगा जब तक उसको उल्टी नहीं आने लगेगी और ईजी होगा। सो इट्स अ हैक फॉर यू। आपने अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, हम सब, और मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, हम सब ये करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। दिस इज़ द वे वी सपोर्ट देम रादर देन आई एम ऑल्सो अ वर्किंग मदर। मैं भी सुबह जाती हूँ, शाम में आती हूँ। मुझे अपने बच्चे की ऐसे नेविगेट करनी पड़ती है ज़िंदगी जहाँ पर एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम हो। कैसे होगा अगर मुझे 2000 देकर भी किसी बच्चे को बोलना पड़ेगा ना कि तुमने आकर सिर्फ इस टाइम पे खेलना है। आई हैव टू प्रोवाइड ऐसे रूटीन, ऐसा सिस्टम जिसको वो फिर रोल मॉडल कर सके और बोलो कि बेटा मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको फ़ोन दिया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम उसमें क्या करते हैं, ब्लेम शिफ्ट्स करते हैं, क्योंकि हमसे ये मैनेज नहीं हो रहा ना, तो हम बच्चे के ऊपर प्रोजेक्ट करके उसको ब्लेम करेंगे। तुम ऐसे नहीं करती, तुम खाना नहीं खाती, तुम्हें एहसास नहीं है, मैं सारा दिन काम कर रही हूँ। उसने नहीं कहा आपको काम करिए, उसकी नीड नहीं है कि आप अच्छे स्कूल में भेजें या अच्छा खाना के लिए, आपकी नीड है। यू वॉन्ट टू डू दिस फॉर अ चाइल्ड, टेक ओनरशिप कि ये हमारे डिज़ायर्स हैं कि हमने स्कूल में भेजना, हमने ऐसा खाना खिलाना, हमें फुटबॉल क्लास में भेजना है। ये उनके डिज़ायर्स नहीं है। बच्चों को माँ बाप चाहिए, हेल्दी चाहिए, एक साथ चाहिए, एंड अ हेल्दी फंक्शनल होम चाहिए। दैट इज़ देयर नीड। उसके बाद जितनी नीड्स हैं वो हमारी हैं, एज अ मदर हमारी नीड्स हैं। तो अगर हमने कुछ चॉइसेस बनाई हैं काम करने की या एक्स्ट्रा पैसे लाने की या एक स्टाइल से रहने की, तो हमें नेविगेट करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम आपको मैजिक स्पेल्स सिखाने वाले हैं जिससे आप अपने बच्चों को अपने बस में कर सकेंगी। और एक पिछले सेगमेंट में जो कंक्लूजन था बेसिकली कि अगर आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम से परेशान हैं तो उनको आपको रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। और ज़ाहिर है जब स्क्रीन लेंगे तो आपको उस स्क्रीन टाइम की जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर। और कुछ 42 डेज़ तुमने कहा, मैंने तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगाया कि 42 डेज़ में आदत डेवलप हो जाती है। सो कम से कम 42 डेज़ के लिए आपको अपना टाइम स्क्रीन टाइम के बदले देना होगा और उसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ या अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करनी होगी कि, और अगर वो ये भी कह रहे हैं कि बोर हो रहे हैं तो उनको होने दें बोर, क्योंकि जब वो बोर होते हैं तो वो खुद बोरियत का हल निकाल देते हैं अगर उनको माँ बाप फराहम नहीं करते, वो कलरिंग करने लगते हैं। वन ऑन वन कम्युनिकेशन, हाँ, बात करें, बैठें, उनके साथ टाइम गुजारें। बोरियत के बारे में तो एक बहुत मज़े की चीज़ था कि मैंने बचपन से अपने सारे बच्चों को, जब तक कि वो 8-10 साल के नहीं हो जाते, एक रूल था घर में कि आपने 15 मिनट्स के लिए बोर होना है। अच्छा। तो व्हेन आई वुड कम होम, मैं पहला सवाल ही करती थी, आज बोर हो ही नहीं, अच्छा चलो जाओ बाहर। उसमें कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को टच नहीं करना, टॉयज़ नहीं देखने, जाओ गार्डन में बैठो, सोफे पे बैठो, कहीं बैठो। यू हैव टू बी बोर्ड फॉर 15 मिनट्स because only when a child is bored he becomes creative. Yes. आपकी creative thinking, imagination, exactly. Imagination. So that should be like a game for every house. 15 मिनट से 20 मिनट तक मेरे अभी 30 मिनट्स हो गए हैं 30 मिनट्स कह रही हूँ, 30 डेज हो गए, 12 दिन अभी बाकी है क्योंकि मैं बलाज के लिए कश्मकश में लगी हुई हूँ कि जो गलती मुझसे हो गई है उसको स्क्रीन टाइम की इजाज़त ज़्यादा देने की, उसको मैंने खुद सुधारना है। और वाकई मुझसे गलती हुई क्योंकि जो बड़े बच्चे थे उनको नहीं दिया स्क्रीन टाइम इतना,
इसको लाड और प्यार में पता नहीं क्यों दे दिया, या फिर ज़माना ही ऐसा उस था। वक्त बच्चों को कनेक्ट भी करना आता था। हाँ। दोस्तों को आपस में घर आते थे तो खेलते थे, बाहर जाते थे। अब बच्चों को आपस में सोशलाइज नहीं करना आता, तो वो गेम्स के थ्रू, रोब्लॉक्स खेल लिया, माइंड इनके थ्रू ही कनेक्ट करता है। Exactly. दिस इज़ अ वे ऑफ कनेक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल जी। ये क्या है 7-7 रूल? अच्छा, ये 7-7 रूल अप्लाई होता है नॉट ओनली फॉर पेरेंटिंग बट ऑल्सो फॉर अदर रिलेशन। अगर आप फॉर इंस्टेंस हस्बैंड एंड वाइफ है, बट मैं पेरेंटिंग की क्योंकि बात हो रही है, तो 7-7 रूल जो है वो मैंने काफ़ी टाइम बाद सीखा। डेली बेसिस पे आप दिन में 3 दफ़ा बच्चों के साथ 7-7 मिनट टाइम गुजारें। ओह वाओ, अच्छा। सुबह या तो जब उनको स्कूल भेजते हैं, हाँ। 7 मिनट तैयार करते हुए उनसे बात करें। हाँ घर स्कूल से आते हैं तो अगर लंच टाइम है, लंच साथ करें तो 7 मिनट तक उनसे बात करें। Okay. बेड टाइम जब सुलाने लिटाएं तो 7 मिनट तक उनसे वो करें। इससे आपका भी एक टाइम मैनेज हो जाएगा और आपको पता होगा। उसके बाद वीकली तो आप 7 घंटे पूरे वीक में ये देखें कि आपने 7 घंटे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम कहाँ कहाँ गुजारा है। और एनुअली पूरी फैमिली के साथ आप 7 दिन आपने कैसे गुजारा है उनके साथ। सिर्फ वो कनेक्शन है आपका उनके साथ, कोई तीसरा फैक्टर नहीं है आसपास। हाँ। सिर्फ आप हैं। अगर 7 दिन का आप एक साल में 7 दिन की छुट्टी पर भी जाते हैं, हाँ। तो उसमें फिर कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे और बच्चों के लिए पेरेंट्स हैं। दैट्स इट। कोई उसमें सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं वीकेंड्स के उस पर। ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही वो 7 दिन हो, पूरे साल में आप अलग अलग इस तरह जो है वो जैसे बढ़ता है। लेकिन आप डेली बेसिस से शुरू करें। दिन में 3 दफ़ा 7-7 मिनट दें। उसके बाद उसको वीक पर आएँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर एनुअली ईयरली आएँ। तो आई थिंक ये रूल मुझे तो समझ आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका भी टाइम मैनेज हो जाए। थोड़ा टाइम टेबल टाइप है ना ये रूल। Exactly. तो इसलिए थोड़ा शायद मैनेज करने में आपको लगे आसान। स्केड्यूल आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। पता है इवन साइंस बैक्स इट, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे के जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं कि जिस वक्त वो सुबह उठता है, फिर उसके बाद वो जब स्कूल से आ रहा है, Yes. और फिर जब वो सोने से पहले, अगर इस टाइम में अगर आप थोड़ा से भी मिनट्स बच्चे के साथ स्पेंड करें, दे आर इनफ। क्योंकि एक मिथ है कि यू हैव टू बी एन अवेलेबल पेरेंट, आपको घर पे होना है उसके साथ। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस की बच्चे को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपकी एक्चुअली उसको अवेलेबल पेरेंट नहीं चाहिए, उसको प्रेजेंट पेरेंट चाहिए। प्रेजेंट पेरेंट इज़ जो भले 4, 5, 7 मिनट दे रहा है, एंड दैट्स one-on-one connection, that's enough, that's all that a child wants. उसको नहीं चाहिए कि सारा वक्त एक अम्मा या एक अब्बा सर पे सवार है, या हमें लगता है कि ओ मैं बच्चे को छोड़ के चली गई तो मैं मॉम गिल्ट में चली जाऊँगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट दिस इज़ समथिंग दैट डज नॉट सर्व द चाइल्ड एट ऑल। ओके जी, नेक्स्ट उरूज क्या सवाल लेकर आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, मेरी बहन का बेटा है, वो 4 साल का है। थोड़ा सा जोर से, पता नहीं क्यों सब इतना हल्के बोल 4 रहे हैं। साल का है मेरी बहन का बेटा, और उसको स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा है क्योंकि मेरी बहन जो है और बहनोई वो जॉब करते हैं और उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी मदर होती है, यानी बच्चे की दादी हैं, और वो उसको छोड़ के जाते हैं बच्चे को। और जब वो वापस आते हैं तो ज़ाहिर है मदर उनका तो घर के काम भी देखने होते हैं, कुछ ऑफिस के वर्क्स भी होते हैं, तो वो उनको वो क्वालिटी टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो उसका बोलने का वे जो है वो थोड़ा ब्रिटिश है, क्योंकि वो सारी टाइम जो है उसका स्क्रीन टाइम जो है वो सारा राइम्स में है, कोको मेलन है, तो वो उर्दू नहीं बोलना जानते। ब्रिटिश एक्सेंट बहुत खूबसूरत है उनका, जो हमारी पूरी फैमिली में नहीं है। 4 साल के बच्चे का है, और अगर हम उसको नॉर्मली यूजुअली जो बच्चों के साथ खेलना है या उन्हें बुलाना है, हम उन्हें बुलाते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम अपनी मोबाइल में या अपने घर में कोको मेलन का एक छोटा सा साउंड भी लगा दें तो वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें सारी जब वो चीज़ें स्क्रीन नहीं देख रहा होता तभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता। पहले तो हमने ये निगलेक्ट किया कि बच्चा है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पीच डिले है, कोई बात नहीं, बोलना शुरू कर देगा। लेकिन अब जब इसको स्कूल में एडमिशन करवाया है तो टीचर्स की तरफ से भी ये फीडबैक आ रहा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, बच्चों के साथ मिंगल नहीं होते, शेयरिंग नहीं करते। और हर चीज़ खा लेता है या बस स्पेसिफिकली खाता है, और जंक फूड जो है या पैकेट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा उनका है। प्रॉब्ली आपको इसको इवैल्यूएट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है शोइंग साइंस ऑफ बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम, तो इट्स बेटर टू टेक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट ऑन सम स्पेक्ट्रम। अच्छा, क्योंकि जो साइंस वो बता रही हूँ, जैसे ब्रेक में बता रही थी कि पॉटी ट्रेन बहुत लेट हुआ, खाने की बहुत स्पेसिफिक हैबिट्स हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपने नाम पे भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्क्रीन के बगैर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अकेले में आपने बताया था कि खेलते हैं, दीज आर साइंस ऑफ सम काइंड मे बी डिसऑर्डर या किसी स्पेक्ट्रम पे है बच्चा।
तो आई थिंक नीड्स टू सी अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, ओके, ताकि वो आपको फिर फर्दर गाइडलाइंस हाँ, ठीक क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट, ये हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक, जैसे स्पीच डिले भी है, खाने की स्पेसिफिकेशंस भी हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो बहुत कॉमन। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू पुट अ लेबल, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने बच्चे को नहीं देखा, मगर ऐसे साइंस बहुत कॉमन है ऑटिज्म में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में। सो बेहतर ये कि किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास आप उसको लेकर जाएं, ताकि उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन और अर्ली इंटरवेंशन हो सके। अच्छा, स्कूल में तो बहुत बच्चे आते होंगे। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि वी गेट दिस अ लॉट। हमारे पास इस तरह जो है अब ये बहुत कॉमन हो गया, मतलब शायद अगर मैं अपने 3 साल पहले के एडमिशन्स देखूं तो उसमें ये चीज़ कॉमन नहीं थी। अब मेरे पास हर 10वां बच्चा जो आ रहा है ना, वो सेम सिम्टम्स के साथ आता है, और ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाज़ मरतबा हम गेज भी नहीं कर पाते कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा पेरेंट्स भी नहीं उनको पता होता, वो आते हैं तो वो यही बताते हैं बच्चा स्पीच डिलेड है, या हम बच्चे से बात करेंगे, मैं उससे अगर पूछूंगी ओके व्हाट इज़ योर नेम, तो वो मुझे कोकोमेलन और या समथिंग लाइक दैट, उसकी एक रेपिटेटिव लैंग्वेज होगी। तो हम जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद फिर टीचर और मैं हम एवेल्यूएट करते हैं, और फिर सबसे पहला जो हमारा वो यही होता है, हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, ताकि जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है ना बच्चे के लिए, वो उसके लिए बेहतर है। इसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? ये क्या पैदाइशी तौर पे बच्चा है या हमने उसको स्क्रीन टाइम दे दिया? बट ऑटिज्म पे अभी भी बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि ऑटिज्म क्यों होता है, कोई अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और क्या ये अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया? ओके, वेरी कॉमन नाउ। एवरीवन चाइल्ड डू एनीथिंग विद लॉकडाउन वाला जो एरा था? नो आइडिया, बहुत सारी रिसर्चेस इसके, क्योंकि मैंने पहले इसका इतना सुना नहीं, जितना मैं अब आमतौर पे देखने लगी हूँ अपने आसपास, कि जिसको सुन रही हूँ यही समझ में और पता चल रहा है। तो ये तो कोविड के बाद से ही ज़्यादा लग रहा है। लॉकडाउन में जो सोशल इम्बैलेंसिंग हुई है, पेरेंट्स भी एक नई चीज़ से गुजरे, फिर बच्चे 24 घंटे घर में, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रही, बच्चों को भी नहीं समझ आ रही, तो मे बी शायद वो इम्पैक्ट है। मुझे आई डोंट नो। देखिए, मगर कोविड से पहले भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम था, और बात ये जैसे कोविड या कभी भी कोई ऐसी इलनेस या डिजीज़ आती है ना, जितने उसके नुकसान होते हैं इसके फ़ायदे भी होते हैं। बहुत सारे लोगों ने कनेक्शंस बनाए हैं इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप्स या तो अच्छी हो गई या डिवोर्सेस हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बेहतर समझ आने लगी। सर्वाइवल मोड, आप देखें जितना फोरम आपका ऑनलाइन इनकम से बढ़ा है कोविड के बाद, पहले था ही नहीं। तो जहाँ पे इतनी मुसीबत आई है उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी बना है कि आपको नौकरियां करना, पैसा कमाना, बहुत सर्वाइवल बहुत आसान हो गया है। होम का बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ के अपने क्योंकि जिनकी नौकरियां खत्म हुई हुई थी वो ऑनलाइन उन्होंने ढूंढी अपनी जगह। अब उनकी फिजिकल नौकरियां भी हैं और ऑनलाइन भी है साइड पे, सो डबल इनकम उनके पास। आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम, तो लॉकडाउन में हम लोग उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हमने, तो वो भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हम जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस देते थे, फिर हमें नई टेक्निक सीखनी पड़ी उस हिसाब से, बच्चों को एंगेज कैसे करना है। फिजिकली तो आप बहुत सारी आप कर सकते हैं, बट फिर ऑनलाइन आप हैं, बच्चों का टेंशन होना चाहिए, तो वो भी हमने नया एक्सपीरियंस किया। और इस स्पेक्ट्रम में आई मस्ट ऐड कि जैसे अगर आप इसको किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, आई वुड रिकमेंड यू दैट जब आप इसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, एक नॉर्मल पैटर्न आपको पता है, एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से बहुत डिफरेंट हो सकता है। दे डोंट हैव एग्जैक्टली सेम पैटर्न्स, मगर ऑलरेडी वो रियलिटी से थोड़े डिस्कनेक्टेड होते हैं। और जब हम उनको गैजेट्स या कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो ऑलरेडी रियलिटी से, और तो बजाय वो जितना भी स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो उनको फंक्शनल बनाने के बजाय वो और डिसफंक्शनल होते चले जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसी टिप्स जो आप उनको प्रोवाइड करें? सो फॉर देखिए, मैं तो बार बार ये कहूँगी कनेक्ट, ह्यूमन कनेक्शन, क्योंकि वो कोको ये सलाहियत उसके अंदर है कि वो एक ब्रिटिश एक्सेंट और लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है मेंटली, उसके पास कोई एक चीज़ बहुत अमेजिंग है और उसको आप लोग ढूंढ सकते हैं। उसको म्यूज़िक में लगाएं। म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर द चिल्ड्रन ऑन स्पेक्ट्रम, कि आप उसको कीबोर्ड सिखा दें या कोई ऐसा चीज़, ड्रमिंग, कोई भी चीज़ जहाँ म्यूज़िक इन्वॉल्व हो, और द फैक्ट कि ये म्यूज़िक से वो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। या कोकोमेलन का जैसे आपने कहा कि म्यूज़िक लगाओ तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको साउंड से ही हीलिंग भी हो सकती है। इसके अब तो बहुत चीज़ें जो आप करा सकते हो, इवन यहाँ तक कि आप ऑनलाइन जाओ या AI से चेक करो, आपको
हज़ारों टेक्निक्स बनेगी, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक सम एफर्ट। जैसे बहन के पास टाइम नहीं है, आप कर लो, या कोई और जैसे भी सपोर्ट कर सके। कोई ऐसी एक्टिविटी या हैबिट जिससे उसको ये लगे कि आई एम बीइंग प्रोडक्टिव। ऑल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, या बात करना, खेलना, फिजिकली टच करना, यू नो, इनको सेंसरी इश्यूज भी होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके टेस्ट बड्स डेवलप्ड होते हैं, या तो वो सिर्फ क्रंच खाते हैं या वो सिर्फ गुई चीज़ें खाते हैं, तो डिपेंड करता है, हर बच्चा डिफरेंट है। तो बच्चे को समझते हुए, और जब ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकेंगे कि एक्चुअली कराना क्या है, अगर थेरेपीज़ में लेके जाना है तो कहाँ लेके जाना है, और फिर जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से, क्योंकि अब ऐसे भी इदारे हैं पाकिस्तान में ऑटिज़म के जो आपको लिटरली मिनिमल या ना होने के बराबर कॉस्ट में भी थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑटिज़म पे बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, तो अगर आप देखोगे, ढूंढने निकलोगे तो बहुत एवेन्यूज़ मिलेंगे। पेरेंट ग्रुप्स हैं, यू नो, कि ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने अपने सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो दूसरी मदर्स को सपोर्ट कर रही हैं विद ऑटिज़म। एंड दे हैव देयर इज़ अ वुमन हु हैज़ कम फ्रॉम दुबई, और उसने अपने घर में एक बहुत बड़ा सा फनीजिया या फनॉज़म के नाम से कुछ ऐसे खोला है, दिस इज़ जस्ट फॉर ऑटिस्टिक बच्चे जिनको पार्क में या प्ले ग्राउंड्स में सपोर्ट नहीं मिलती। उसने पूरा एक आर्ट लैब और पूरा एक सिस्टम बनाया अपने घर के अंदर फॉर द स्पेक्ट्रम, कि ये बच्चे आके भी सोशलाइज कर सकते। तो बहुत चीज़ें आउट देयर, टेक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक। अच्छा, हिना हमारे साथ हैं। हिना अगर आ जाए तो फिर वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम शेयर कर सकें। इसी तरह लाइक बहुत सारे जैसे हैं कि जो जो बातें आपने इनसे की हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं वो गाइडलाइंस ले सकते हैं। पेरेंट्स को पता नहीं होता 4 साल से, क्योंकि ज़्यादातर एवेल्युएशन 6 साल प्लस पे होती हैं। अच्छा, तो जितना आप अर्ली लेके जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बजाय साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए आप डायरेक्टली इनको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो आपको बेस्ट आइडेंटिफाई करके कहाँ लेके जाएं, क्या करना है, सही डायग्नोसिस। सिम्टम्स ना मतलब हर बच्चे के फ़र्क भी होते हैं। मतलब आप हमारे पास अगर क्लास में भी या वैसे भी देखने में भी आपके पास अगर 4 बच्चे हैं ना, तो उन चारों के सिम्टम्स भी फ़र्क होंगे, और उन चारों का हर चीज़ का रिएक्ट करने का भी डिफरेंट उनका तरीका होता है। कुछ काफ़ी स्टेबल होते हैं वो, और वो होते हैं जिनके पेरेंट्स ने अर्ली इंटरवेंशन, उनको पहले पता चल गया होता है। मतलब जैसे माँ के पास बच्चा है तो वो माँ तो पहले दिन से देख रही है ना कि मतलब कुछ चीज़ें तो बेसिक है ना, कि उनको पता है कि इस एज तक बच्चे को की बॉडी ट्रेनिंग हो जाएगी या इस एज तक बोलेगा, जो और कुछ नहीं, एटलीस्ट मामा बाबा या डिफरेंट चीज़ों पर रिएक्ट करना, सोशल होना, आई कांटेक्ट करना, ये चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं जो माँ सबसे पहले नोट करती है। या अगर चले माँ बिज़ी है, घर में कोई बड़ा है, दादी है, नानी है, तो ये चीज़ें तो फ़ौरन देखी जाती हैं। तो जितना जल्दी, मैंने बहुत फ़र्क देखा है उन बच्चों में जिनको जल्दी हेल्प मिली है और जिनकी डिले हुई है, कि आप डिनायल में रहे हैं या आप नहीं ले सके हेल्प, तो उन बच्चों में मैंने फ़र्क देखा है। और सिम्टम्स हमेशा फ़र्क होते हैं, आप 2-4 बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। जी है ना, आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी है, अब माशाल्लाह वो तो 8 साल की हो गई, लेकिन ये अब हमें उसकी जो प्रॉब्लम है वो अब फील हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी पहले से उसका चल रहा है। उसको ना एक आदत है, कहीं भी जाएगी या किसी के उसमें ना कोई चीज़ उठा के लेकर आ जाएगी। ठीक है, इनिशियली तो ये था कि मैं अपना पर्स वर्स साथ ले जाती थी, तो वो मुझे यही कहती थी कि मम्मा ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लूँ। तो बोलती नहीं बेटा, हमारी चीज़ नहीं है, ये किसी और की चीज़ है, बुरी बात है। मैं मना कर देती, आ जाते थे। देन उसके बाद उसने इंसिस्ट करना शुरू किया, इसका एक डोरा बैग है जो पिकनिक बैग टाइप का, कि ये मैं साथ लेके जाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसमें उसके कुछ चिप्स, जूस, इस टाइप के स्नैक्स डाल के उसको साथ ले गए। किसी के घर भी गए ना, वो लेके जाती थी। मैंने कभी उसको चेक भी नहीं किया, ना मैंने ऐसा नोटिस किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ील होने लगा कि उसका जो टॉय बकेट है या उसका जो स्टेशनरी बॉक्स है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं उसको दे के दी, ना उसके बाबा ने लेके दी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने यही कहा कि नहीं मम्मा, आपको नहीं पता, खाला ने दी थी मुझे, आपके सामने नहीं दी थी, मुझे दी थी। मैंने इग्नोर किया, पूछा भी नहीं। अच्छा, ज़्यादा मुझे जब फील हुआ, हम भाई की बात पक्की करने गए थे, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल एक अलग लोग थे, वो तो ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट कर भी नहीं सकते ना। उनके एक रैक में अच्छी क्रिस्टल डॉल्स थी, छोटी छोटी, वो मैंने खुद देखी थी, इसलिए मुझे पता है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। वो मुझे 2 दिन बाद अपनी बच्ची के बकेट में नज़र आई। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा बेटा ये आपको किसने दी? कहने की उनकी मेरी जो भाभी, उसकी भतीजी का नाम लेके उसने कहा कि उसने मुझे दी थी, आपके सामने नहीं दी थी, उसने मुझे पीछे दी थी। मुझे फिर डाउट हुआ, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी फ्रेंकनेस नहीं है कि वो अपने घर की इतनी कीमती चीज़ जो डेकोरेशन पीस है वो उठा के बच्ची को किसी को दे दे। मैंने फिर अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने इतना नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, छोटी बच्ची है, तुम्हें नहीं पता, हो सकता है क्या कहते हैं ना, दिया हो, तुम उसके ऊपर शक क्यों कर रही हो, फिर तुम आदत हो जाएगी, वो तो तुम भरोसा नहीं करोगी, इस तरह करके। खैर फिर मुझे स्कूल से कॉल आई,
और स्कूल से जब कॉल आई तो उन्होंने मुझे यही इनवाइट किया कि आप प्लीज़ आएँ, हमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है। अब वो माशाल्लाह 7.5 साल की हो गई हैं। तो वहाँ पे जब हम गए तो टीचर ने बताया कि इनको ये एक आदत है, ये दूसरों की चीज़ें जो है ना ये ले लेती हैं और फिर ये डिनाई भी करती हैं कि नहीं ये तो मेरी थी, ये झूठ बोल रही है। तो कह लेंगी काफ़ी दफ़ा हमने ऐसे केसेस को स्कूल में ही सॉल्व कर लिया कि चलो बच्चे हैं आपस में, लेकिन अब कह लेंगी ये ज़्यादा हो गया है। और एक कोई बच्ची है, उसके फादर जो बाहर हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव स्टेशनरी और चीज़ें लेकर देते हैं। इसने उनके पेन्स ले लिए हैं और ये अभी भी उसके पास हैं और ये डिनाई कर रही है कि नहीं ये उसके नहीं है, ये तो मेरे हैं। मैंने वहाँ पे उससे पूछा तो कहने लगी नहीं मम्मा आपको नहीं पता, बाबा ने मुझे दिलाई, क्योंकि इसको एक आदत हो गई थी ये बात बोलने की, उसको पता है कि मम्मा वो नहीं करेंगी। तो उसने मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना एक्सपेंसिव कोई चीज़ दिलाएं और वो मुझे नहीं बताएं। मैंने उसे वहाँ पे भी डांटा और घर आके भी मैंने उसको काफ़ी डांटा, तो वो मुझसे नाराज़ हुई, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी कि मैंने बगैर पूछे ली है या नहीं है। अब मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत सारी जगह जाना इसलिए अवॉइड करती हूँ कि अब बच्ची बड़ी भी हो रही है, कोई और चीज़ ले ले, किसी की कोई एक्सपेंसिव चीज़ ले ले तो फिर मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसमेंट की बात हो जाएगी ना। अब वो ये बात नहीं समझ रही कि ये गलत बात है कि किसी की भी चीज़ बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप ले भी आई हैं तो आप मुझे बता दें ताकि मैं रिटर्न कर सकूं। मुझे ये बताओ सना, देखो उसने ये चीज़ होते हुए अपने सामने देखी नहीं है, लेकिन यही चीज़ उसने अंदर डेवलप कर ली है। वरना हम कहते हैं जो बच्चे जज्ब करते हैं, जो वो देखते हैं वो सीखते हैं। बिल्कुल, ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है सबसे पहले तो आई वुड रियली थैंक यू, बिकॉज बहुत लोग ये चीज़ें लेकर नहीं आते ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। सो ब्रेव ऑफ यू टू ब्रिंग दिस। काफ़ी अब इस वजह से अशेम्ड हो रही हूँ कि वो जाहिर है मैं उसको कहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को एक आदत हो गई है जो सही नहीं है, और इससे आप कितने लोगों को सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं लेकर आते मीडिया पे या प्लेटफॉर्म्स की। मेरा बच्चा, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ शेम अराउंड इट। तो सबसे पहले तो जब आपको ये समझ आ गई ना तो समझो आधा काम वहीं पर हो जाता है, जब पेरेंट को ये एक्सेप्टेंस आ जाती है और वो काम करने निकलता है उसके। ये जो चीज़ें उठाना है ना, दिस इज़ ऑल इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल का मतलब कि आपने देखा है बहुत दफ़ा लोग सोचते हैं वो ये शॉपaholic है, ये इसको इम्पल्स कंट्रोल नहीं है। आप ग्रोसरी लेने जाते हो, आपके हाथ में लिस्ट होती है, मगर आप 10 चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेते हो। 10,000 आपका बजट है पर आप 20,000 की चीज़ें ले आते हो। दिस इज़ ऑल इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल भी बहुत अर्ली ईयर्स में कभी कभी डेवलप हो जाता है फॉर वट एवर रीजन्स। और पहला बच्चा आपकी पहली बेटी है? हाँ पहली। तो बहुत कॉमन चीज़ है कि जब फर्स्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब में ये है, बट दिस इज़ एन इंटरनल डिसरेगुलेशन ऑफ समथिंग। बच्चे को एक थॉट आ रही है कि ये बहुत अच्छा है, ये कब बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। इमोशन डेवलप हो रहा है, इंटेंस डिज़ायर। वो डिज़ायर के बाद एक्शन क्या लेती है कि वो उसको उठा के अपने पास रख लेती है। उसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो सब चीज़ें जो उसका रैशनल ब्रेन है ना, वो सब ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ उसको ये पता होता है कि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और इम्पल्स डेवलप हो जाता है कि बस उसको चाहिए और वो उठा के ले आता है। ये एक थॉट इमोशन एक्शन डिसरेगुलेशन होती है। इसको आप बहुत आराम से इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि देखो आपने डांट के देख लिया, बच्चा झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि उसको नेविगेट करके उससे निकल के चलना होता है, और उसने देख लिया कि पास्ट में एक्सपीरियंस से फ़ायदा हुआ है। अब उसको जब भी कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो आपसे आके पूछ रही है कि ये मैं ले लूँ, या टॉक अबाउट इट, बोलो अच्छा ठीक है तुम्हें इसमें क्या पसंद आ रहा है, अगर क्या होगा, अगर हमारे पास होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन अगर तुम्हें नहीं मिला, क्या ज़बरदस्त हो जाएगा अगर तुम्हें ये मिल गया। टॉक अबाउट इट रादर देन हशिंग इट अवे। जितना आप उसको भगाओगे और उसको शेम करके या जो भी, इट इज़ नॉट गोइंग टू। मैंने बहुत बच्चों के साथ काम किया है हु केम विद लाइंग एंड इम्पल्स कंट्रोल। आई यूज़ टू वर्क एज अ प्ले थेरेपिस्ट, और मैं बच्चों के साथ ही पहले काम करती थी, और वो मेरी क्लिनिक स्पेस से आके छोटी छोटी चीज़ें और टॉयज़ उठा लेते थे, बट बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर इट, हमें पता चल जाता था। और बहुत सक्सेस रेट था इसका कि इतने लोगों की ये हैबिट ख़त्म हो गई, बिकॉज इट्स अ हैबिट, इट्स अ स्ट्रैटेजी इन लाइफ दैट यू आर रनिंग, जो आज तक आपके लिए काम कर रही है। मगर जब आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, ठीक, अब वो पता है दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ क्वीन सिंड्रोम कहा जाता है। पुराने ज़माने में एक क्वीन थी जिनको आदत थी वो ग्रोसरी स्टोर्स पे या जगह, अब सोचा आप क्वीन के पास से ज़्यादा पैसा किसके पास हो सकता है, वो जाती थी और वो शॉप लिफ्टिंग करती थी, वो चीज़ें उठाती थी। तो इसको क्वीन सिंड्रोम का नाम दिया गया क्योंकि उनको इम्पल्स कंट्रोल नहीं था, एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू रेगुलेट। तो उनके जो पीछे लोग होते थे वो साथ घूमते थे और वो देखते जाते थे कि जो जो चीज़ें वो उठाते जाते थे वो उसको अपनी बास्केट में डालते जाते थे, और इवेंचुअली स्कैन करके वो चीज़ें वापस देते थे। कि क्यों क्वीन को सिंड्रोम था और कोई क्वीन को ये शेम नहीं कर पाता था या उसको ट्रीट नहीं कर पाता। तो आज भी इसको क्वीन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, इस आदत को। दिस इज़ अ हैबिट, इट्स अ डिसरेगुलेशन। आप उसको ये समझो कि एक थॉट आ रही है, उससे इमोशन बन रहा है, और इमोशन से वो एक एक्शन ले रही है। आप डिस्टरप्ट कैसे कर सकते हो?
आप उसकी थॉट नहीं रोक सकते, आप उसका डिज़ायर और इमोशन नहीं रोक सकते। आप चेंज सिर्फ एक्शन से ला सकते हो कि उसको बजाय ये बोलने की नहीं गलत बात है, ये झूठ है, ये अच्छी बात नहीं है, गुनाह मिलेगा, ये सब लॉजिक बच्चे के लिए काम नहीं करी क्योंकि उसकी लॉजिक फ्रीज हो गई है, इमोशन से आगे वो चल नहीं पा रही। तो आप उसको एक्शन चेंज करोगे, इमोशन चेंज होगा और फिर थॉट प्रोसेस चेंज होगी, उल्टा रिवर्स चलाओगे। मैं ब्रेक के बाद आके ना ये सही समझूंगी, ये आखिरी की चीज़ मुझे थोड़ी सी कम समझ आई, तो पता नहीं पब्लिक को आई कि नहीं। तो ब्रेक के बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, जो लास्ट सेगमेंट का अब कंक्लूड करते हैं, मैजिक स्पेल क्या है, किस तरह बच्चों में, अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चों में, किसी के बच्चों में भी चोरी की आदत या लिफ्ट करने की चीज़ें आदत जो है वो डेवलप हो सकती है, और कभी कभार तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि उनमें डेवलप हो रही है, कोई दूसरा बाहर का आके शिकायत करता है और फिर आपको अंदाज़ा होता है। कुछ पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं और वो आदत छुड़वाने की कोशिश करते हैं, और कुछ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मुझे मेरे बच्चों के तुमने चोर कहा, और दूसरे की ही बेइज्जती कर देते हैं। सो आप हमें हेल्प करें कि उसका कंक्लूजन क्या निकालना चाहें। तो जैसे हम उनको भी बता रहे थे कि बेस्ट ये है कि आप सबसे पहले जब बच्चा कहीं जाए और वो बोलता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या मैं ये उठा लूँ, जैसे उन्होंने बताया कि वो बच्ची बार बार उनके पास आ रही थी, उसको उसके बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें इसके बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, अगर ये तुम्हारे पास होगा तो क्या होगा, अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो क्या होगा। टॉक अबाउट इट एंड देन से कि अच्छा ठीक है, आई नो यू रियली वांट इट एंड आई विश हम ये ले सकते होते, बट फॉर नाउ यू कीप इट बैक एंड आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। ठीक है, एवरी टाइम जब भी तुम अपनी इम्पल्स, जब भी तुम्हारा दिल चाहेगा, नेचुरल, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा बहुत दिल चाहता है ये चीज़ लेने का, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे, जितनी दफ़ा तुम अपने आप को कंट्रोल करोगी, या अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ना अपने हैंड्स को समझाना कि उठाना नहीं है, टच कर लो या जो भी कर लो, तो बच्चे कभी कभी वो समझ जाते हैं क्लू। और जितनी दफ़ा तुम्हारे हाथ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड, चाहे वो जैसा भी रिपोर्ट हो, मॉनेटरी हो या खाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। इससे ये होता है कि बच्चे को नेविगेट करना आ जाता है कि आई एम नॉट बैड, माई बिहेवियर इज़ बैड। तो बेसिकली आप बच्चे की, जैसे आपने शुरू में कहा कि लेबल्स लगाने से कि इसको चोरी की आदत, ये चोर है या ये ऐसा है या ये वैसी है, इसको तो आदत है तो झूठ बोलती है, उस लेबल से बच्चे को हम सेपरेट कैसे करते हैं कि आई लव यू बट आई डोंट लव योर बिहेवियर, आई रियली लाइक यू बट आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। तो बच्चे को ये समझ आती है कि मैं अपना बिहेवियर नहीं हूँ, आई एम मच मोर देन दैट। तो जितना आपका बेटा बिहेवियर, जैसा भी आपका बिहेवियर है जो सही नहीं है, बट मुझे ये पता है कि आपके अंदर और बहुत अच्छी आदत है कि आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और आपको कंट्रोल करे या मैं आपको कंट्रोल। समटाइम्स बच्चे से बात करने से बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। और जब आप उसको रिवॉर्ड, देखिए हम सब इंसान ना दो चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, या पेन से या प्लेजर से। जैसे कि जन्नत और दोज़ख जैसे है, या तो हम बोलते हैं ना कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो दोज़ख में जाओगे, गुनाह मिलेगा। और या माएँ या फादर्स क्या करते हैं कि अगर तुम, कितनी दफ़ा हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि अगर तुम ये कर लोगी ना तो अल्लाह में तुमसे कितने खुश हो जाएंगे, बहुत रेयर होता है। तो ज़्यादातर हम लोग पेन से मोटिवेटेड होते हैं, तो हमारी जो मोटिवेशन होती है ना वो पेन बन जाती है। जैसे कि अगर मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है ना और मुझे सब कहते हैं यू तुम ये कर लो, फिर तुम ये कर सकोगी, तुम स्मॉल साइज़ में आ जाओगी, मुझे वो मोटिवेट नहीं करता। मगर अगर मुझे कोई कहना कि तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी तो मैं अगले दिन से जिम जाना शुरू कर। बिल्कुल सही कह रही हो। तो बेसिकली हम अपना चेक करने के लिए बच्चों में भी देखें कि मेरा बच्चा प्लेजर से मोटिवेट होता है या पेन से, और वो जिस चीज़ से मोटिवेट होता है ना उससे मोटिवेट करके आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लेजर की तरफ लाएं। हाँ, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जी, हम अक्सा, आप क्या बताएंगी? मैं मदर हूँ, एक जो 2.5 साल का बेटा है मेरा। अच्छा। उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ना बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। कोई वर्ड कह रहा है, कोई गलत वर्ड, गाली देते हैं, हाँ। वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो मुझे इस बारे में बात करनी है कि वो पिक ना करे। जी, तो कौन है जो गालियाँ दे रहा है? उनसे दूर ले जाए उनको। हमारे घर के जैसे कारोबारी अफराद हैं, हाँ। बातें करते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से बातों में बोल देते हैं, वो बच्चा वो पिक कर लेता है। उस वक्त वो बात नहीं करता, लेकिन जब क्या कहते हैं
बाद में ये बात करता है। बच्चा तो इंटेलिजेंट है, आपको तो खुश होना चाहिए। इंटेलिजेंट है लेकिन प्रॉब्लम है या ये ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग भी है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन वे गलत वर्ड जो वो कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं और फिर वो बाद में रिपीट करते हैं किसी और के सामने। ओह माय गॉड, प्रॉब्लम उन लोगों में जो गलत वर्ड बोलते हैं बच्चे के आगे। आई एम सॉरी, आपके बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, वो माहौल का मसला। वो बच्चा मतलब कि कुछ वर्ड वो सीख चुका है। अब मुझे मैं ये चाहती हूँ कि वो वर्ड ये ना बोले, अब किसी और के सामने ना बोले। आगे जाके स्कूल जाना है बच्चे ने, तो वो स्कूल जाके भी ये वर्ड्स ना कहे। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। उसके कंप्यूटर से कैसे डिलीट मारे? ये डिलीट करनी है। ये बताएं भाई। एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि तो माशाल्लाह अच्छा है कि आपके बच्चे की पिकिंग पावर माशाल्लाह तेज़ है और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प हिम आगे जब आपका बच्चा स्कूल में जाएगा या वैसे बस। लेकिन ABCD के बजाय अगर BBB ही करने लगे तो क्या? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो बाहर जाके नहीं करेगा। हाँ, वो उन्हीं के साथ करेगा का प्रॉब्लम जिसने उनको ईज दिया हुआ है। जहाँ पर वो ये कर रहा है। बच्चे आपने देखा है कि दादी से उर्दू में बात कर रहे होंगे और अम्मी से इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, बिकॉज दे हैव अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर, विच मीन्स कि बच्चों का कुदरती तौर पर ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होता है। कभी आपने देखा जब बच्चा बहुत छोटा होता है और कोई चीज़ अगर रखी हो तो वो जाता है क्रॉल करते हुए भी जाके उसको क्वेश्चन को या किसी चीज़ को जगह, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर। दैट ऑर्डर स्टेज टिल द अंटिल द एज ऑफ 7 में वो डिफरेंट टाइम्स पे वो सेंसिटिव पीरियड नज़र आता है जहाँ पे उनका ऑर्डर स्ट्रांग होता है। उनको पता होता है कि दादी से उर्दू में बात करनी है या हाउस हेल्प से पश्तो में बात करनी है या दादा के पास जाऊँगा तो सिंधी में बात करनी है। एंड माई ओन नेफ्यू, उसको पता है कि दादा से सिंधी में बात करनी है, घर पे वो इंग्लिश में बात करेगा, अगर मेरी अम्मी के पास जा रहा है तो वो पूरी उर्दू बोलेगा। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, उनको पता है कहाँ क्या बात है। देयर इज़ अ हाई चांस। जब मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाती थी छोटे बच्चों को तो अक्सर मदर्स आके बोलती थी ये घर में तो कुछ बोलता नहीं, और वो स्कूल क्लास में वो बच्चा सबसे ज़्यादा टॉकेटिव होता था, इंटरैक्टिव होता था, और वो परेशान होती थी मदर्स की घर में तो कुछ नहीं और ये बताता नहीं है घर में आके स्कूल में क्या कर रहा है, और स्कूल में वो इतने अच्छे से मिंगल कर रहा है सबके साथ सोशलाइज, बट घर में वो नहीं कर रहा। हाई चांस है कि स्कूल जाके कोई ये इनका डर है, ये इनका फेयर है कि अभी भी अगर आप देखें लैंग्वेज में तो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा घर तक तो ठीक है, बाहर जाके नहीं दे, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड एनी मोर। लोग मुझे क्या कहेंगे लाइक बट हाँ, अच्छा आप फिर भी अच्छी माँ है कि आप ये कह रही हैं। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा हुआ है कि अगर छोटे से बच्चे ने कोई बड़ी गाली दे दी तो सब बैठ के गोलतारा बना के हंस रहे होते हैं और कह रहे थे क्यूट, मतलब लाइक उनको ये क्यूटनेस लग रही थी। बहुत मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। दादा हैं और बैठे हुए कह रहे देखो 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 ये मेरे पोते ने क्या सीखा है। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या। या अक्सर बच्चे हाथ उठा देते हैं तो वो हंस के टाल दिया जाता है, बड़े पे हाथ उठा दिया बच्चे ने तो वो हंस के टाल दिया कि नहीं, वो फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो वो बुरा लगेगा। बिल्कुल बच्चा है तो अच्छा। और निदा जो आपने बात बोली ना कि दादा ने या दादी ने किसी ने वैलिडेट किया गाली पे, उस वैलिडेशन एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो अ मैजिक हैक, बिकॉज होता ये कि जब बच्चे को वो अटेंशन मिलती है, बच्चा इज़ क्रेविंग फॉर अटेंशन, तो उसको जब नेगेटिव अटेंशन मिलती है तो उसको लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू गेट अटेंशन। वैसे नोटिस करना शुरू करें कि हो सकता है कि आप उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन तभी देती हूँ चाहे वो नेगेटिव अटेंशन हो, मगर आप उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन तभी देती हैं जब वो गाली देता है या वो बैड वर्ड यूज़ करता है, तो सब कुछ छोड़ देती हैं और आप उसको इवन अगर आप उसको मार भी रही हैं या डांट भी रही हैं तो उसको लगता है कि ये अगर मुझे अपनी अम्मी की अटेंशन चाहिए दिस इज द बेस्ट वे। एक तवज्जो सबसे ज्यादा जो है ना तभी मिल रही है जब मैं गाली दे रहा हूँ। तो उसकी मैजिक हैक है बेसिकली बच्चे की, उसने सीख लिया बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, उसने सीख लिया कि अम्मा की अटेंशन कैसे लेनी। सो इसको ख़त्म करवाने के लिए क्या करें, ये बाकी सबको बोलें कि इसके आगे पूरी दुनिया को तो नहीं समझा सकती। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रहते हैं आप चेंज हो तो सबसे आपको देवर जेठ ससुर या जो भी गालियाँ इस्तेमाल करें सबसे ही लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी कि आप हमें से खाओगी। तो आप अटेंशन देना बंद करें। एक तो अगर वो कह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इग्नोर करें जितना हो सकता है, और जितनी दफ़ा उसको गुस्सा आए या वो गाली ना दे उस वक्त फ़ौरन आप सब काम छोड़ के जाएं और बोलें यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मैं देख रही थी तुम्हें गुस्सा आ रहा था, तुम्हारा दिल चाह रहा था मगर तुमने कंट्रोल किया, तुम्हारा कितना अच्छा कंट्रोल है। इसको अगेन वही मोटिवेशन और प्लेजर से आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दिखाएं, अटेंशन उस वक्त दें जब वो कुछ अच्छा करे। और मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था
कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट तारीफ भी नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने मियाँ से बात कर रही हैं, हाँ, और अब वो सुन रहा है, आपको पता है, पर आप एक्टिंग करें कि नहीं सुन रही हो, आप कहें देखो कितना ये कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलने लगा, अब ये बुरी बातें नहीं करता, तो वो बच्चे के कान में वो बच्चा सुन रहा होता है। मैंने कहा यार ये तो मुझे अब बच्चे को सारे बच्चों को पाल लिया तब ये सुनने को मिल रहा है, पहले ही मुझे मिल जाता तो मैं ऐसे ही करती। ये क्लासरूम हैक हम बड़ा यूज़ करते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसकी राइटिंग ख़राब है या वो नहीं कर पा रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा होता है किसी चीज़ में, तो ये हम ज़रूर करते हैं कि व्हेन आई वॉक इन द क्लास तो मैं टीचर के पास जाके उस बच्चे के सर पे खड़े होकर बोलती हूँ कि ये इतनी अच्छी कॉपी में राइटिंग किसकी है, इतने अच्छे किसने मुझे दिखाएं। हाँ। देन से वो कहेगी तो फाते की है, या फॉर एग्जांपल एक और बच्चे की, तो मैं बोलूँगी वाह कितनी अच्छी राइटिंग है, ही हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच, वेल डन, गिव हिम अ स्टार फ्रॉम माय पेन आल्सो। यानी कि आपने बच्चे को सुनवा भी दिया, बात मैं और टीचर कर रहे हैं, तो नो ही विल नो, उसका एकदम ईगो बूस्ट अप होगा कि ये डायरेक्ट अप्रिसिएशन नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये मुझे लगता है डायरेक्ट से भी ज्यादा है, मतलब वो बैठा हुआ है और अब वो मतलब उसके चेहरे पे वो जेन्युइन लगती है, मैं हूँ वो बच्चा, लेकिन यू नो इट वर्क्स लाइक मैजिक कि मैं और टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसके पास खड़े होके कि वो सुन भी ले और उसको ये लगे कि अच्छा मतलब मेरे बारे में बात हो रही है और मुझसे नहीं हो रही। मैं तो आजकल सारे हैक्स जो है ना वो अप्लाई कर रही हूँ, एक ही औलाद छोटी रह गई है, मैंने कहा इसको ही बना दो, इसको जन्नती बना दो। अच्छा जी, ये है कि प्रोवाइड एडवांस वार्निंग। बात वही है जो जैसे मुझसे पहले वाला केस जो चोरी वाला कर रहे थे, वो बच्ची को जो आदत थी उठाने की चीज़ें, वो ये कोई ऐसा एक्शन है अगर बच्चों का फॉर इंस्टेंस आपके वो नहीं है उसके लिए सही, तो वार्न कर दें पहले से कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, और इस तरह उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी आएगी। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है, अगर आप पार्क जा रहे हैं, बच्चे ने कहा कि मुझे ओपन शूज़ पहनने, सैंडल पहननी है, और आप कह रहे हो नहीं जॉगर्स पहनो, तो वो आप वो जिद कर रहा है, तो आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, लेट इट बी, जॉगर्स पहनोगे तो ये प्रोज हैं, ये पहनोगे तो ये कॉन्स हैं, अब आप डिसाइड करो आपने करना क्या है, और उसको थोड़ा दो ब्रीदर दो, डिसीजन लेने के लिए उसको छोड़ दो उसके ऊपर, लेट द चाइल्ड डिसाइड। और अगर वो गलत डिसीजन लेता भी है तो एक दफ़ा उसको एक्सपीरियंस करने दो, अगर वो उसको चोट लगेगी और वो उस चीज़ से गुजरेगा तो फिर आप बोल सकते हो कि ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं था, नेक्स्ट टाइम ना स्विच करना, कुछ और सोचना, इसके बजाय दूसरा वाला ऑप्शन उठाना। तो इस तरह वो आप उसको एक तो कॉन्फिडेंस भी दे रहे हो, पहले आपने उसको ऑप्शन दिया, वार्निंग बता दी, उसके बाद आपने उसको डिसीजन लेने की उसको पूरा एक वो दे दिया मार्जिन के, अब आप फैसला लें। उसके बाद उसको खुद पता होगा कि जब मेरा ही फैसला था तो मैं ब्लेम तो कर नहीं सकता किसी को, तो नेक्स्ट टाइम हाँ ये नहीं था अब मैं ये करूँगा, तो वो एनालिटिकली जो है ना सोचेगा वो बच्चा। तो ये आई थिंक, और ये लॉन्ग टर्म चलता है ये चीज़। जैसे अब मेरा बेटा जवान है, ही इज 17 माशाल्लाह, तो उसको प्रोज एंड कॉन्स अगर कहीं नहीं समझ आ रहे, कहीं वो कंफ्यूज है कि मैं क्या डिसाइड करूँ, तो वो लिस्ट बनाता है बैठ के अब। कि जब उसको कॉलेज सिलेक्ट करना था अपना, तो उसने बैठ के लिस्ट बनाई कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस कॉलेज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर है। तो वो पूरा जो है वो एनालाइज करके और उसने डिसाइड किया, तो वो माशाल्लाह वो कहता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर कहीं कुछ हैं कॉन्स तो प्रोज ज़्यादा है, आई एम हैप्पी विथ माई डिसीजन। कल को अम्मा अब्बा को नहीं पकड़ेगा ना। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो वो होनी चाहिए थी जादू की छड़ी सना, आप लोगों को लेकर बैठनी चाहिए थी कि ये मैजिक स्पेल। खैर आजकल तो बच्चों ने ही हमारे ऊपर जादू किया हुआ है बिल्कुल, और हम बच्चों से अपने इम्प्रेस चल रहे होते हैं कि भाई उनको बहुत कुछ पता है इस छोटी सी उम्र में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सालेहा जी, मेरा 5 इयर्स का बेटा है। अच्छा। और वो एक प्रिपरेशन स्कूल में है, तो अच्छा। उसकी मैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। तो उसको प्रिपरेशन स्कूल में उसको पढ़ाई नहीं करनी, उसको पढ़ने से पता नहीं क्या है, कुछ है। अच्छा। तो वो जो है टीचर्स जो है वो उसको सिलेबस करवा रही होती हैं, टेबल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, तो प्रिपरेशन उसकी चल रही है, लेकिन वो क्लास में पीछे है।
अच्छा। और बच्चों से। तो टीचर्स मुझे कहती हैं कि आप उसको घर में कवर करवाएं। जब मैं उसको घर में कवर करवाती हूँ तो उसके बहाने शुरू हो जाते हैं कि मम्मा अभी इतना लिख लिया, अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के उसके बहाने शुरू हो जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड का प्रेशर होता है कि नहीं तुम इसको कवर करवाओ, ज़ाहिर है कि आगे स्कूल में इसको टेस्ट देना है, तो इसको तुम कवर करवाओ। इतना प्रेशर होता है कि मैं इतनी ज़्यादा जो है प्रेशराइज हो जाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उसको क्या करूँ, किस तरह करूँ। और स्कूल जाना होता है तो वो रात से ही कहना शुरू कर देता है कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, सुबह मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। उसका ये इशू है कि उसको पढ़ाई से कुछ है, वो पढ़ना नहीं चाहता। वो उसको जो है क्लास में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, उसको जो है बाकी कामों में माशाल्लाह से वो एक्टिव है, लेकिन वो पढ़ाई से थोड़ा इस तरह से है। कितने साल का है? 5 इयर्स का है और वो एक प्रिपरेशन स्कूल में है और उसको मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊँ। और फर्स्ट में एडमिशन के लिए उसको ज़ाहिर टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, क्राइटेरिया भी कितना डिफिकल्ट हो गया आजकल तो अच्छे स्कूल में एडमिशन। और टीचर को ये है कि मैं अपना सिलेबस करवा रही हूँ तो मैं जो है और बच्चों को मतलब इसको तो पीछे इस तरह नहीं वो कर सकती, सब बच्चों को साथ लेके चलना है मुझे। तो जो रहता है वो आप इसको करवाएं। जो टीचर्स होती हैं माएँ, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी, जो खुद लाइक ज़ाहिर उनके अपने जो बच्चे होते हैं तो उन्होंने तो सब चीज़ें सीखी होती टेक्निक्स के, अगर बच्चा ऐसे नहीं पढ़ रहा तो उसको ऐसे पढ़ा लो। लेकिन एक आम माँ जो है उसको ये टेक्निक्स नहीं पता, तो क्या वो गूगल से या कहीं से हेल्प ले सकती, यूट्यूब से, कि मैंने अगर अपने बच्चों को टेबल्स याद कराने हैं या जैसे वो फ्लैश कार्ड्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है पढ़ाने की, सो क्या हम लोग यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं बच्चे को हेल्प करने के लिए? मेरा ये ख्याल है कि हर बच्चे का ना एक डिफरेंट सीखने का तरीका और अमल भी होता है। हर एक बच्चे की ना अपनी सलाहियत भी होती है। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सीख रही थी, ये कोर्स कर रही थी पढ़ाने का एंड एवरीथिंग, तो हमें हमारी टीचर ने बताया था कि देयर आर 13 वेज़ जिससे आप एक चीज़ एक बच्चे को करा सकते हैं। जब तक आपने 12 तरीके अप्लाई करके आप 13वें पे नहीं आते ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द चाइल्ड। आप वो 13th मेथड भी अप्लाई करते हैं और फिर आपको होता है कि अच्छा चलो ये बच्चा शायद इस लेवल पे नहीं सीख पाएगा, मुझे निचले लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देन अगेन हर बच्चे की सलाहियत फ़र्क है, हर बच्चे की कैपेसिटी फ़र्क है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्ली वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा होगा। हर बच्चे का अटेंशन स्पैन फ़र्क होता है, हर बच्चे की कंसंट्रेशन फ़र्क होती है। मतलब हम हर बच्चे को ना एक तरीके से ना पढ़ा सकते हैं और ना एक ही लाइन में सारे बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। मतलब लाइक आई कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। हम हर बच्चे को ना डिफरेंट तरीके से उसकी एबिलिटी पे ला कर देखते हैं कि वो ये कर पा रहा है या वो ये नहीं कर पा रहा। पढ़ नहीं पा रहा, किसी और चीज़ में बहुत अच्छा होगा और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का पढ़ाई से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। फिर एडमिशन नहीं होगा ये तो, और फिर सारा मॉम गिल्ट में वो सारा पूरा खानदान इनके पीछे पड़ा रहेगा। जैसे इन्होंने पहले कही थी कि ये आपकी नीड है, बच्चे की नीड नहीं है ना, वो तो नहीं समझेगा। बच्चे को नहीं जाना अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट या कहीं पर भी, वो तो आपका है ना कि भाई मैं अपने बच्चे को मुझे यहाँ एडमिशन कराना है। तो अब इस पे तो ये ज़्यादा मगर पता है, एक तो ये सबसे बड़ा साइन ये कि वो 5 साल का बच्चा वो कह रहा है, जैसे आपने कहा ना, वो बहाने बना रहा है। पेट का दर्द इज़ अ बिगेस्ट साइन ऑफ एंजाइटी, एंक्शियसनेस। बच्चा जब कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन कि बच्चा डर रहा है, बच्चे को एंजाइटी हो रही है, एंक्शियस हो रही है। बजाय उसको कहने के अब तुम बहाने बनाना शुरू हो गए, बिकॉज आपको हस्बैंड का प्रेशर है, आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आप बच्चे पे वो डाल रही हैं। और आप सोचें बच्चा जो बेचारा बिल्कुल 5 साल का है, वो आपका प्रेशर कैसे टॉलरेट, जब आपसे हस्बैंड का प्रेशर टॉलरेट नहीं हो रहा या इन लॉज का प्रेशर टॉलरेट नहीं हो रहा, वो 5 साल का बच्चा आपका भी प्रेशर टॉलरेट करे, टीचर्स का भी टॉलरेट करे और फिर इन्वायरमेंट का भी करे, और फिर अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ देन ही इज़ नॉट गुड इनफ। वो सारी ज़िंदगी अपने आप को नॉट गुड इनफ समझे और फिर वो 30 साल में जाके थेरेपीज़ ले और फिर वो अपने आप को समझने की कोशिश करे कि नाउ आई एम गुड इनफ एंड ऑल ऑफ दिस। ये स्कूल में जाकर भी अगर वो स्ट्रगल करता रहे तो ऐसी, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपकी इंटेंशन अच्छी है, मगर देखो सक्सेसफुल लोग कहीं नहीं लिखा होता कि इस स्कूल में गया था इसलिए सक्सेसफुल है। आई कैन टेल यू बेस्ट स्कूल्स में जाने वाले बच्चे सक्सीड नहीं करते लाइफ में। तो थोड़ा सा खुद अपने आप को एजुकेट करें, हस्बैंड को एजुकेट करने की कोशिश करें, बिकॉज योर चाइल्ड्स वेल बीइंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्कूल। ये एक बात। जहाँ तक पढ़ाने की बात है और वाकई आपको पढ़ाने में स्ट्रगल आ रहा है, तो सिर्फ ये नोटिस करें कि मेरा बच्चा
ऑडिटरी लर्नर है, विजुअल लर्नर है या किनेस्थेटिक लर्नर है। इसका मतलब इसको ये आम हाँ करो। इसका मतलब ये है कि क्या वो सुन के सीखता है कि आप रीड कर रही हो और वो जल्दी पिक कर लेता है, या वो वॉक करके, या देखें चेयर से बच्चे हिलते रहते हैं या इरेजर से खेलते रहते हैं या पेंसिल से खेलते रहेंगे, क्या वो हिल के सीखता है बेहतर, या फिर वो देख कर यानी कि खुद रीड करके या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। तो ये जैसे उन्होंने बताया कि 13 स्ट्रैटेजी, दुनिया की हर स्ट्रैटेजी जो बच्चे को एजुकेट करने के लिए वो बनी है वो इन 3 क्राइटेरियाज पे बनी हुई है कि या तो बच्चा आप और हम सब, या तो हम विजुअल लर्नर्स होते हैं या किनेस्थेटिक होते हैं या ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। विजुअल का मतलब जो देखकर पिक्चर से याद करके उसकी पिक्चर फोटो मेमोरी बहुत अच्छी होगी, उससे याद करेगा। किनेस्थेटिक यानी कि वो हिल के मूव करके करेगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें स्कूल में टीचर्स कहती हैं, कुर्सी हिलाता रहता है सारा वक्त, चीज़ों से खेलता रहता है, फोकस नहीं करा, मगर ऐसे ही तो वो फोकस करता है, उसका फोकस हाथ हिलाने से बनता है। सो अपने आप को एजुकेट करें क्योंकि बच्चे की इसमें गलती नहीं है। वी आर नॉट इक्विप्ड टू टीच द चाइल्ड। इसमें ये नहीं कि टीचर बच्चे की गलती है, आपको पता ही नहीं है बच्चे को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि कभी देखा एक टीचर से बच्चा बहुत खुश पढ़ रहा होता है एक सब्जेक्ट में क्योंकि शायद वो बहुत किनेस्थेटिक टीचर है जो फीलिंग्स की बात करके और एग्जाम्पल्स देकर और इमोशंस की बात करके ला रही है, बच्चे को फ़ौरन पिक कर लेता है। अगर आप अपने स्टाइल से, मैं विजुअल हूँ और मैं निदा को विजुअल तरीके से पढ़ा रही हूँ, निदा नहीं पिक करेगी। मगर अगर मैं किनेस्थेटिक से बताऊँगी कि देखो बालाट भी ऐसे करता था ना, ऐसे होता था, देखो वो ऐसे करता था, अब ऐसे करो, तो मैंने जहाँ उसकी फीलिंग और किनेस्थेटिक की बात की फ़ौरन उनको समझ में आ जाएगा। तो उसकी पहले रेप मोडालिटी समझो कि वो है क्या, वो विजुअल है, वो किनेस्थेटिक है या ऑडिटरी, और फिर आप देखना वही पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। जी मेरे अगला सवाल कशमाला का है। जी कशमाला, आप क्या पूछें? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा मसला ये है कि मुझ पे शुरू से ही प्रेशर था मेरे बच्चे के लिए। मेरी बेटी है 8 साल की, और जब वो छोटी थी तो तब तो ठीक है कि इनको जी प्रॉपरली बैठ के खाना खिलाना है। अच्छा, एक कंटिन्यूस सिलसिला जो था वो चल रहा था। लेकिन टाइम पीरियड गुजरने के साथ साथ ना वो 8 साल की हो गई हैं। लेकिन मेरी सास आज भी मुझे कहती हैं कि जी इनको बैठ के आपने उस वक्त तक खाना खिलाना जब तक इनकी जो प्लेट है वो फिनिश नहीं हो जाती, इनका खाना जो है फिनिश नहीं हो जाता। तो मैं उसको हाथ से अभी भी खाना खिला रही होती हूँ। उसमें मेरा टाइम इतना वो एंगेज हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे उनके अगले खाने का टाइम शुरू हो जाता है। और मेरी सास सुबह स्लो खाती है बच्ची। जी, वो मुंह में लेके बैठी रहती हैं। और वो इतनी स्किनी है लेकिन एक्टिव है, हर चीज़ में वो एक्टिव है। फिर मेरी जो सास है वो उठकर सुबह उनका एक टाइम टेबल बना देती हैं, आज इनको ये खाना है, 12 बजे ये खाना है, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा 2 बजे ये खाना है। भाई बच्चे ने अभी अगर 2 घंटे में 3 घंटे में खाना खाया, थोड़ा सा तो टाइम गुजरेगा ना। टाइम गुजरने के बाद उसको थोड़ा सा स्पेस तो दें, लेकिन नहीं, वो कहती है बस अब जो वो इसलिए कि वो दुबली है तो वो इसलिए उनको लगता है कि हाँ। वो मेरी भाभी के बच्चों को देखती हैं तो वो कहती हैं इनके देखो बच्चे कितने हेल्दी हैं, गपलू से हैं, इस तरह से तुम अपने बच्चे पे ख्याल नहीं कर। मेरे हस्बैंड है वो मुझ पर प्रेशर डालते हैं कि भाई तुम उनको बैठ के क्यों कुछ प्रॉपर तवज्जो से। हाँ। मैं सोचती हूँ मैं और कितना। हाँ। तो खैर अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि मतलब मैं इनके साथ क्या करूँ, बच्चे को किस तरह से हैंडल करूं या उनका टाइम पीरियड। आपने बच्चे को खुद खाना खिलाने की आदत क्यों नहीं डाली? अब बस शुरू से मुझे कहा गया कि मतलब आप इनको खुद से बैठ के खिलाएंगी। अच्छा। क्योंकि ये बच्चा मतलब जो मेरी बेटी है वो यहाँ भाग गई, होता है बच्चों में आदत होती है वो इधर भागना उधर भागना। तो आप उसके पीछे पीछे भागती थी? शुरू में तो पीछे भागते थे, लेकिन फिर एक टाइम आगे उनको मैंने बैठ कर खाना खिलाना शुरू किया और सारी वो कहानी हुई। लेकिन वो अब बस वो मेरे सामने बैठी रहती हूँ और मैं उनके सामने बैठी रहती हूँ और खिलाती हैं और खिलाती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा जल्दी कर लो, बेटा आपका होमवर्क भी रहता है। और मतलब एक हमारा वो आपस में हम समझे एक जद्दोजहद ही कर रहे होते हैं। तो आपने उसको खाने से तो नफरत ही करा दी होगी बेचारी। आपकी सास वही वाली बात सना की कि आपकी सास आप पे प्रेशर देती हैं और आप उस पे सारा प्रेशर दे देती हैं। मोर ऑफ अ सास बहू प्रॉब्लम रादर देन बच्चा प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती किसी को कि मतलब मैं कहती हूँ बेटा खा लो। उसकी कोई पसंद की चीज़ है? उसकी तमाम पसंद की चीज़ें बनती हैं। मैंने कहा ना मेरी कोई ऐसी चीज़ है जो वो झटपट खा लेती है कि फ्राइज़ है। अच्छा, फ्राइज़ है वो आराम से खा लेती हैं। हाँ। लेकिन मेरी सासू माँ जो सुबह उठती हैं वो जो उनका टाइम टेबल बनाती हैं उस टाइम टेबल के लिहाज से उनकी प्लेट में वो चीज़ आ जानी चाहिए उस टाइम पर। फिर वो एंड तक खा लेती है, रात तक वो सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। वो कहती है पहला वाला फिनिश हो तो एक आधे घंटे बाद मगर वो जो भी लिस्ट बनाती हैं सुबह उठकर वो पूरी हो जाती होता है। वो पूरी हेल्दी खानों की बनाती है। बिल्कुल हेल्दी खानों की बनाती है। ये तो खैर अच्छी बात है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे उनको लेके बैठना होता है ना
वो आपका प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। आपको देखो, जब हम कहते हैं ना हम कर नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, इंसान के पास दुनिया में हर चीज़ की चॉइस है। Humans have the power of choice. It's a choice that you are making of not saying anything. It's a choice that you are making of feeding. It's a choice that is listening to your, and I'm not saying you don't listen to her. अगर देखा जाए तो it's a very big privilege. I think मेरी जब सास थी तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान थी. She was very specific about food and everything. आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है कि कोई आपके बच्चे की खुराक के लिए और चीज़ के लिए कंसर्न है. हाउ कैन यू नेविगेट इन अ हेल्दी वे? उनसे बोलो कि ठीक है मैं बहुत थक जाती हूँ, आप प्लीज़ एक मील खिला दें, कुछ लाइटली विद लव एंड रिस्पेक्ट एंड कंपैशन. आप ऐसा क्या नेविगेट कर सकते हो? बिकॉज देखो, विमेन हैव सुपर पावर. क्यों सुपर पावर? जैसे निदा कह रही है ना, मैजिक इसलिए बिकॉज जहाँ बच्चे की बात आती है ना, वुमन हैज़ द कैपेसिटी कि वो अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों में जा सकती है. अनलाइक अ मैन, आदमी अग्रेसिव हो सकते हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर एट द सेम टाइम उस तरह से नर्चरिंग नहीं हो पाता. सो विमेन आर डिज़ाइन, मदर्स आर डिज़ाइन विद दिस कैपेसिटी ऑफ चॉइस कि जहाँ बच्चे की बात आती है ना, दे हैव द कैपेसिटी टू बिकम शेर एंड शेरनी एट द सेम टाइम. दैट इज़ योर सुपर पावर. सो व्हाट आर यू डूइंग विद लव एंड रिस्पेक्ट कि उसको ऐसे नेविगेट करो कि वो देखो उसके लिए उसका फ़ायदा है उसमें. बट हैविंग सेड दैट, देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, गेट हर ब्लड टेस्ट डन. बहुत दफ़ा जब आयरन डेफिशिएंसी होती है बच्चों में या विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो ये जो जॉ मसल्स होते हैं समटाइम्स ये बहुत वीकर होते हैं. उनको चबाने का या उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती बच्चे में कि वो उसको चबा सके. एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो आप उसका एक आयरन टेस्ट, जो आयरन फेरेटिन टेस्ट होता है या CBC टेस्ट होता है और विटामिन डी टेस्ट होता है, ये 3-4 टेस्ट उसके ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम क्या है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये डिलेड ईटिंग जो आ रही होती है ना, बहुत घंटों वाली ईटिंग, ये देखें जितना ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है ना, ये इतना बच्चे के लिए भी है, उसकी बॉडी के लिए भी है, उसकी जॉस के लिए भी. उसको कैविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी बहुत अर्ली एज में. इट्स नॉट वेरी हेल्दी, इट्स वेरी बैड फॉर हर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फिर कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल गट इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता. तो बेहतर ये कि ब्लेम स्विचिंग से बहुत बेहतर है कि टेक ओनरशिप ऑफ द चॉइस दैट यू आर मेकिंग एंड देन गेट हर ब्लड टेस्ट डन एंड देन सेट अ स्केड्यूल एंड टेक सपोर्ट. अगर आपकी सास इतनी सपोर्टिव हैं कि वो स्केड्यूल बना रही हैं, आस्क हर कि प्लीज़ कैन यू सपोर्ट मी कि एक मील आप खिला दें, मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही हूँ. ओन दैट कि और थोड़ा बर्तन अच्छे वाले जो बच्चों के पसंद होते हैं, बिल्कुल वो बर्तन चेंज करके देखो. एक बड़ी ज़बरदस्त डाइनिंग चेयर लेके देखो जिसमें वो ब्लॉक हो जाए और जब तक वो खाए नहीं वहीं बैठी रहे, क्योंकि वो कोई और चल फिर सकती ही नहीं है. सो ये वाली चीज़ें भी करके देखो ब्लड टेस्ट के बाद. क्योंकि वो स्क्रीन देख रही है खाना खाते हुए? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं. या तो उसको काट के खुद दे दो. जब वो अपने कांटे छुरी चम्मच से, बच्चा जब हाथ से खाता है या वो टच करता है ना, उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम पता है, आप जॉ मसल्स पे अगर आप आइसिंग करो, वो भी आपकी जॉ रेगुलेशन में और स्टिमुलेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है. कि अगर आपने एक आइस क्यूब लेकर ना शाम में जैसे जॉस की तरफ हल्का सा स्टिमुलेट करो. कभी कभी बच्चों की मसल्स जो होती है ना थोड़ी वीक होती हैं, उससे जब स्टिमुलेशन होती है ना आइस क्यूब की आइसिंग से, सिर्फ जॉज वाली जगह पर, उससे भी थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है. तो खाना खिलाने से पहले, जैसे 2-4 मिनट पहले अगर आप आइस क्यूब से सिर्फ आइसिंग करो और देखो शायद उससे चेंज होता है. जस्ट टू सी कि अगर वाकई मसल वीक है या बच्चा, क्योंकि आई एम श्योर वो बच्चे के लिए भी बहुत अनोइंग है इतना घंटे खाना खाना. तो पहले ये देखो कि बच्चा कर नहीं रहा या उससे हो नहीं रहा. इज अ डिफरेंस. बिल्कुल. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. इतनी अच्छी मैजिक स्पेल्स जो है वो माओ के हवाले करने का. अब चलाएं अपनी छड़ी. सुपर पावर तो आपके पास है ही, अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो उसको यूज़ करें और अच्छे से अच्छे बच्चे पालें. और फिर वो सितारे जो किसी ने आपको देने हैं उनको छोड़ें, वो सितारे आप खुद अपने आप को दें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और जी अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ वजिया फ़ारूक से, जो कि सेड वेव की कम्युनिटी पार्टनर हैं. और वजिया ने जो है वो आज हमें बताना है कि सेन वेव को हम कैसे इस्तेमाल करें और सेन वेव बेसिकली है क्या.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? मैं ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लास्ट टाइम सनम जंग वाज हियर एंड वी रिसीव्ड सो मच लव आफ्टर दैट। हाँ। तो आज मैं यूएस सेंडर्स के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ लाई हूँ, न्यू फीचर हमने यानी इंट्रोड्यूस कि करवाया है। यूएसए में, कनाडा में और यूरोप में जो भी मुकीम है वो अगर पैसे भेजना चाहें Yes. तो वो सेंड वेव के थ्रू पैसे Yes. भेज सकते हैं। ये Yes. ऐप है। ये ऐप है। हाँ। और उनके लिए अब हमने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, अच्छा। सेंड वेव वॉलेट। अच्छा, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें आप इजीली अपने फंड्स ऐड करें और आप जब उधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको उससे भी बेहतर एक्सचेंज रेट मिलेंगे। अच्छा। स्पेशली जब आप $200 से अबव भेजेंगे थ्रू वॉलेट, आपको बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात की बात। अगर हम शुरू से शुरू करते हैं कि सेंड वेव काम कैसे करता है, अच्छा, क्या करें? हम अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें, क्या करें? यस, ठीक है। सेंड वेव यूएस बेस्ड मनी ट्रांसफ़र ऐप है। ठीक है। आपने क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है फ़ोन में। Done. आपने अपना साइन अप करना है, अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स डालनी है, हाँ। एंड देन यू आर इजी टू जस्ट ट्रांसफर मनी। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी एनी टाइम एनीवेयर यू कैन जस्ट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर फोन। अच्छा, यानी कि Yes. आपका बैंक जो है उसके थ्रू आप भेजेंगे या आप सेंडवेव ऐप के थ्रू भेजेंगे। अच्छा। आपके वो बैंक अकाउंट में भी आ सकते हैं और आप लोकल बैंक से, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, वी हैव 40 बैंक्स जिनके साथ हमने पार्टनरशिप की हुई है। अच्छा। आप वहाँ से कैश पिकअप भी कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सेंड वेव को ही क्यों चूज करें, क्या वजह है? अच्छा, द मेन थिंग इज कि हमारी कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ट्रांसफ़र फ़ी जैसे नहीं अगर है। $200 है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, तो वो जो कन्वर्जन रेट होगा उसी हिसाब से Yes. पूरा पूरा मिल जाएगा। कोई बीच में कोई ब्रिज वाली ट्रांसफर फी नहीं कोई होगी। हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ। और जो एक्सचेंज रेट आपको मिल रहे हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। आपको अच्छा। वन ऑफ द कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट है जो आपको मिलेंगे। अच्छा, और अब बताएं वॉलेट फीचर के बारे में। अच्छा, वॉलेट फीचर के बारे में मैं बताऊं कि आपने क्या करना है, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में, आपका सही। ऑलरेडी अकाउंट है वहाँ पे, जो ऑलरेडी यूज़ करते हैं ये फीचर उनके लिए है। ठीक है। आपके पास वॉलेट है, आपने सिर्फ जाके उसको एक्टिवेट करना है और अपनी वहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल के फंड्स ऐड कर देने अपने वॉलेट में। अच्छा, यानी कि समझो एक स्टोरेज आ गई ना, आपका एक मनी बॉक्स आ गया Yes. जिसमें आपने अपने पैसे सेव करके रख लिए। Yes. ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो रिसिपिएंट लिस्ट होगी वो भी सेम रहेगी, आपकी जो भी डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं वो भी सेम रहेगी। कुछ भी नहीं करना। आप जब आपको एक्सचेंज रेट अमेजिंग मिलेंगे जब आप वॉलेट का फीचर यूज़ करेंगे। तो फिर आप जब भी यूज़ करें उस फीचर को अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। और अगर आप $200 से फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे एज व्यूअर समझ आ रहा है, आपने क्या किया, फर्ज करें अभी एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ है, पर आपने अपने बैंक में नहीं रखना वो पैसे, आपने अपने पाकिस्तान घर भेजने हैं, तो आपने वहाँ से अपने जो भी पैसे भेजने हैं निकाले और वॉलेट में डाल के रख दिए। अब आप वेट कर रहे हैं, जहाँ आपको लगा कि एक्सचेंज रेट बेहतर हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा पैसे मैं भेज पाऊंगा एक्सचेंज करके, तो आप उस वक्त रवाना करें। ये कहना चाह रही हैं आप? उस टाइम कर दें। और वैसे भी जब आप नॉर्मली ट्रांसफ़र करेंगे ना ऐप से, आपको एक्सचेंज रेट डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन जब आप वॉलेट के थ्रू करेंगे ना, आपने ऑलरेडी वॉलेट में अपने पैसे ऐड किए हुए हैं और आप फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको उससे भी बेहतर एक्सचेंज रेट मिलेंगे। डिफरेंस है एक्सचेंज रेट में, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि जो मुझे समझ आई है वो ये है इसका बात कि अगर फर्ज करें ये चल रहा है अक्टूबर में भाई मेरी तनख्वाह आई, मैंने एक सबका बजट होता है, मैंने तनख्वाह से पैसे निकाले और मैंने डाल दिए वॉलेट में, वॉलेट में रख दिए। Yes. अभी पाकिस्तान नहीं भेजे मैंने, ओके नहीं किया कि ये पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन जब नवंबर में मैं समझूंगी ओ ये देखो जरा पैसों का रेट जरा मुझे बेहतर मिल रहा है, अब भेज दूं तो मैं उसी वॉलेट से ट्रांजैक्शन Transfer कर करूंगी देंगी। तो वो ज़्यादा पैसे पहुंचेंगे। yes, बस यही पूछना चाह रही थी। अच्छा, सिक्योरिटी, उसके हवाले से लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि देखें मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है कि पैसों की जो है वो हेरा फेरी हो रही है और एकदम लिंक्स भेजे जा रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है आजकल इस ऑनलाइन दुनिया में भी। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि हमारे एक्टिव यूजर्स जो हैं वो 1 मिलियन प्लस हैं, ओहो, जो एक्टिवली यूएस, यूरोप, कनाडा से पाकिस्तान पैसे भेज ऑलरेडी भेज रहे हैं। ऑलरेडी पैसे भेज रहे हैं। इसके अलावा फॉर सेफ्टी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम बैंक लेवल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। अच्छा। आपका जो भी डाटा होगा सब कुछ प्रोटेक्ट रहेगा, कुछ भी आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है। आपके ट्रांसफर सारे सेव होंगे। डन हो गया। तो ये मतलब एक थोड़ा सा ये सबूत आ गया कि इतने हमारे जो हैं यूजर्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम गलत तो नहीं हो सकते।
ठीक है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम आप लेकर आए? अच्छा, व्यूवर्स के लिए आपकी यही है कि आप सेंडवेव डाउनलोड करें, हाँ। ऐप को यूज़ करें। और उसके अलावा ARY फैमिली के लिए हमारे पास ये है कि वो लोग जब अपना फर्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे, अगर वो प्रोमो कोड यूज़ करते हैं ARY20 तो उनको $20 का क्रेडिट मिलेगा। जो भेज रहा है उसके पास भी $20 एक्स्ट्रा आएंगे क्रेडिट में, और जो रिसीव कर रहा है उसको भी $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो 40 हो गए। नहीं, रिसीवर एंड सेंडर बोथ। अच्छा, तो आपने दोनों मुझे को। 100 भेजा, मुझे 120 रिसीव हुआ और आपके पास 20 जो है आपके क्रेडिट में आ गया। ओह ग्रेट, ओह ज़बरदस्त। और उसके अलावा हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सेंडवेव ऐप। ठीक है, और डाउनलोड करने का तरीका बता दें। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में अवेलेबल है, आप इजीली डाउनलोड करें जैसे आप बाकी ऐप्स डाउनलोड करते हैं। हाँ, सो ये तो हमें सारी चीज़ें पता चल गई सेंडवेव की। अब बिल्कुल बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी परेशानी के, होता है ना, सब ये कह रहे होते हैं कैसे पैसे भेजें, क्या करें, ज़रूरत है पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदारों को, तो सेंडवेव डाउनलोड करें और अपनी फ़िक्र को दूर करें। थैंक यू सो मच। ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।